If I can't picture it, I can't understand it. Albert Einstein. डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। लास्ट लेक्चर तक न्यूटन्स लॉ जैसा है हम वैसा ही यूज़ करते आए। मतलब हमने अभी तक इनर्शियल फ्रेम का यूज़ किया। इनर्शियल फ्रेम मतलब जिस फ्रेम का कोई अपना एक्सेलेरेशन नहीं होता, एक्चुअल फोर्सेस जब बॉडी पे लगेंगी और उसमें जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, इनर्शियल फ्रेम से हमें वही एक्सेलेरेशन ऑब्जर्व होगा। लेकिन आज हम नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात भी डिस्कस करेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम का अपना खुद का एक्सेलेरेशन होता है, मतलब वो फ्रेम एक्सेलेटेड होता है। तो बॉडी एक्चुअली फोर्सेस से उसमें जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सेलेरेशन ऑब्जर्व नहीं होगा, एक रिलेटिव एक्सेलेरेशन ऑब्जर्व होगा। ऐसी कंडीशन में हमें लॉ में क्या मॉडिफिकेशन करने होंगे, न्यूटन्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, इन बातों को आज डिस्कस करेंगे। अब जैसे स्क्रीन पे आपको ये दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। पहले डायग्राम में इनर्शियल ऑब्जर्वर मतलब इनर्शियल फ्रेम की बात है। दैट गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड रेलवे ट्रैक पे यू कैन अज्यूम दैट दिस कैरिज इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद एक्सेलेरेशन ए। और इसकी सीलिंग से एक बॉल लटकाई हुई है और ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर ये एक्सेलेरेशन ए से एक्सेलेट होगा तो ये स्ट्रिंग पीछे की ओर थोड़ा टिल्ट हो जाएगी, लेकिन इस पे एक्चुअल फोर्सेस टी और एम जी ही लग रहे हैं। अब हमें इस ऑब्जर्वर के हिसाब से बिल्कुल साफ क्लियर हो रहा है कि ये टी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस बॉल को ये एक्सेलेरेशन दे रहा है। दैट इज वेरी ऑब्वियस। नाउ थिंक अपॉन अनदर ऑब्जर्वर दैट वी कैन से नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर एंड हु इज स्टैंडिंग इन द कैरिज। मतलब अब ये ऑब्जर्वर को हम नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर बोल दिया और ये कैरिज जो है ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा? बॉल इधर है और इसमें ये इसको ये एक्सेलेरेशन ऑब्जर्व नहीं होगा। इसको क्या मालूम, इसको नहीं मालूम है कि कैरिज एक्सेलेट हो रहा है। देन व्हाट ही हैज टू थिंक कि बॉल को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इधर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, अदरवाइज ये स्ट्रिंग इधर टिल्ट हो ही नहीं सकती। और ये फोर्स जैसा कि यहाँ लिखा फिक्सिशियस फोर्स, और इसी को हम स्यूडो फोर्स बोलेंगे। तो अब देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में इस टाइप का एक स्यूडो फोर्स अज्यूम करना पड़ेगा। अब इस स्यूडो फोर्स का ओरिजिन क्या होगा, इन सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके लिए एक बार इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं इन चीजों को देखना जरूरी है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन एन इनर्शियल फ्रेम। अब लॉ का स्टेटमेंट क्या है इसको एक बार देखते हैं। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम और मास टाइम्स एक्सेलेरेशन वेक्टर। इसको अप्लाई करने के लिए जो हमने स्ट्रेटेजी डेवलप किया था वो फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स बॉडी पर लगने वाली सारी फिजिकल फोर्सेस शो कर दिया, इक्वल टू काइनेटिक डायग्राम। काइनेटिक डायग्राम में हमने बॉडी का इफेक्टिव फोर्स किया। इफेक्टिव फोर्स होता है बॉडी का मास इनटू एक्सेलेरेशन वेक्टर। एंड एक बार उस डायग्राम को वापस देख लें, ये फ्री बॉडी डायग्राम है। इस पर आप देखिए F1, F2, Fi, Fn ये सारी फिजिकल फोर्सेस हमने अज्यूम करके शो कर दी एंड इक्वल टू साइन। देन ये काइनेटिक डायग्राम, ये इफेक्टिव फोर्स m इंटू ए वेक्टर। अब जैसा ये डायग्राम है एज इट इज वी राइट इक्वेशन, द लेफ्ट हैंड साइड शोज समीशन f एंड राइट हैंड शोज ma। सो व्हाट समीशन f इज इक्वल टू d बाई dt mv वेक्टर और इज इक्वल टू ma वेक्टर। अब देखिए जब तक मेंशन नहीं हो हम हमेशा बॉडी का मतलब एक कांस्टेंट मास की बॉडी लेंगे। अगर मास कांस्टेंट है तो ये m डेरिवेटिव साइन से बाहर आ जाएगा और ये m इंटू डी वी वैक्टर बाई डी टी मतलब एक्सेलेरेशन वेक्टर मिलेगा। जहां बॉडी का मास वेरी होगा वहां इस इक्वेशन में एक डी एम बाई डी टी टर्म और आएगी, और वो जब मास वेरी होगा तो स्पेशली मेंशन होगा। विल सी इट लेटर ऑन। नाउ लेट अस डिस्कस न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब ये क्या था न्यूटन्स लॉ एक्टिंग ऑन ए बॉडी। एक्चुअली न्यूटन्स लॉ इज डिफाइंड फॉर ए पार्टिकल मीन्स ए बॉडी इन ट्रांसलेशन मोशन। फिर हमने उस लॉ को अब देखिए लास्ट लेक्चर में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे कैसे अप्लाई करेंगे वो देखा था। उसमें अलग अलग पार्टिकल्स की इक्वेशन लिखी थी और जब उन इक्वेशन को कंबाइन किया था तो सिस्टम के सारे इंटरनल फोर्सेस ऐड हो रहे थे और सिस्टम के सारे इंटरनल फोर्सेस का सम एक नल वेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि हर इंटरनल फोर्स का रिएक्शन फोर्स जो इक्वल एंड अपोजिट होगा वो सिस्टम में ही प्रेजेंट होगा। नाउ फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द इफेक्टिव फोर्सेस एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स इंक्लूडेड इन द सिस्टम। मीन्स
सिस्टम पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्स, मतलब हर पार्टिकल पर जो सिस्टम से बाहर की बॉडी फोर्स लगा रही है उन्हीं को एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। उन सारी फोर्सेस का सम सारे पार्टिकल्स के इफेक्टिव फोर्सेस के इक्वल होगा, प्लस सारे पार्टिकल के एम ए वेक्टर का जो सम होगा उसके इक्वल होगा। एंड वी कैन राइट हियर an effective force associated with a particle is the product of its mass and acceleration vector. Thus, the law for a system of particles is, अब देखिए यहाँ पे इफेक्टिव फोर्स क्या होगा उसको हमने एक बार और रिट्रेट कर दिया कि ये इफेक्टिव फोर्स टर्मिनोलॉजीज बहुत कम यूज करते हैं, बट इस टर्म को एक नाम तो देना होगा और ये नाम लिटरेचर में इफेक्टिव फोर्स दिया गया, इसलिए ये आपको रियली याद हो जाए, इसलिए हमने बार बार इसको इफेक्टिव फोर्स क्या होता है उसको मेंशन करने की कोशिश की है। अगर इसको इफेक्टिव फोर्स हम बोल रहे हैं तो लॉ को हम लिख सकते हैं समीशन एफ आई इज इक्वल टू समीशन एम आई ए आई। हियर आई मीन्स सम ऑफ ऑल द एक्शनल फोर्स, एफ आई मीन्स हियर फॉर सिस्टम पार्टिकल, एफ आई मीन्स नेट एक्शनल फोर्स ऑन ith पार्टिकल। ऐसे ही F1 मीन्स net actional force on the first particle, F2 means net actional force on the second particle। मतलब ये है net actional force, जैसे ये हमने मतलब पार्टिकल लिया तो ये इन सारे फोर्सेस का सम यहाँ इस पार्टिकल पर net actional force है। ऐसे M1 पर इस टाइप के जितने फोर्स लग रहे होंगे उनका सम क्या होगा F1। ऐसे ही M2 पर इस टाइप की जितने फोर्स बाहर की बॉडीज लगा रही होंगी उनका सम क्या होगा F2। ऐसे ith पार्टिकल पर इस टाइप के जितने भी फोर्सेस सिस्टम के बाहर की बॉडीज लगा रही होंगी उनका सम होगा Fi। सो ये समीशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इफेक्टिव फोर्सेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इंक्लूडेड इन द सिस्टम। होल सिस्टम और ए पार्ट एज ए सिंगल बॉडी, एक आइडिया हमने और डिस्कस किया था। कई बार हमें एक एडवांटेज मिलता है कि पूरे सिस्टम को या उसके किसी पार्ट को एक सिंगल रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आपको ध्यान आया होगा, इसके लिए उस पार्ट या उस पूरे सिस्टम की सारी बॉडीज के एक्सेलेरेशन वेक्टर्स इक्वल होने चाहिए। द होल सिस्टम और ए पार्ट, ऑल द बॉडीज ऑफ विच मूव विद इक्वल एक्सेलेरेशन वेक्टर्स कैन बी ट्रीटेड एज ए सिंगल रिजिड बॉडी। एंड अगर इक्वल एक्सेलेरेशन वेक्टर होंगे तो उन एक्सेलेरेशंस को सबको हम ए बोलते हैं। व्हाट वी कैन से हियर, से ए आई इज इक्वल टू ए, मतलब जितने पार्टिकल हम देख रहे हैं आई 1 2 3 जिन जिन का एक्सेलेरेशन इक्वल होगा उनको हमने इधर शो कर दिया। एंड व्हाट इट विल बी समीशन एफ आई इज इक्वल टू समीशन एम आई इंटू ए। अब देखिए ए कांस्टेंट है तो समीशन साइन से बाहर ले सकते हैं, तो ये ब्रैकेट में सारा मास लंप हो गया, सम हो गया। इट मीन्स दिस वी कैन से एन अनदर मास। तो ये जो मैथमेटिकल इक्विवेलेंट है हमको शो करता है कि इस पूरे पार्ट को जितनी बॉडीज के एक्सेलेरेशन सेम होंगे उस पूरे पार्ट को, हो सकता है सिस्टम का पार्ट हो सकता है पूरा सिस्टम हो, उसको हम एक सिंगल रिजिड बॉडी डील कर सकते हैं। तो ये आइडिया, यहां तक की बातें हम लास्ट क्लास तक डिस्कस कराए थे। इनर्शियल फ्रेम्स, अब एक बार इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन ले लें। इन एन इनर्शियल फ्रेम ए बॉडी विद नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट हैज नो एक्सेलरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक्चुअली हर कंसेप्ट का अपना एक डेफिनेशन होता है, हम उस डेफिनेशन को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दें। कई बार क्या होता है उस डेफिनेशन से कुछ रिजल्ट निकलते हैं, हम उन रिजल्ट्स को प्राइमरी इंपॉर्टेंस देते हैं और कई बार उस कारण से कुछ गलती हो जाती है। जैसे इक्विलिब्रियम। अब देखिए इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, ऐसा सिस्टम या ऐसी बॉडी जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। अब देखिए एक्सेलरेशन जीरो है तो उसका नेट जो एक ऑब्वियस आउटकम क्या आएगा उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। अब देखिए दो बातें हैं, क्या नेट फोर्स जीरो होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, या एक्सेलरेशन जीरो होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। एट फर्स्ट साइट दोनों बातें हमें इक्विवेलेंट लग रही हैं, बट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक कुछ सिस्टम में मूवेबल पुली आई थी, बीच में पुली सिस्टम में कुछ ऐसी पुलिस थी जो एक्सेलेट होती थी ऊपर नीचे, हो सकता है राइट लेफ्ट एक्सेलेट हो, बट उन पुली का अगर मास हम नेग्लेक्ट कर दें, जीरो कर दें, तो उन पर लगने वाले सारी फोर्सेस का सम जीरो आएगा। बट दैट पुली इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज इट हैव एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स जीरो हो इसका मतलब ये नहीं इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो होना। इसलिए किसी भी टर्म की जो प्राइमरी डेफिनेशन है
उस डेफिनेशन को कंसंट्रेट करना या उसको अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है. So, how inertial frame is defined? In an inertial frame, a body with no net force acting on it has no acceleration. अगर आप देखें तो आपको लग रहा होगा ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का ही एक अनदर वर्जन है. व्हाट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेज कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स नहीं होगा तो उसमें एक्सेलेरेशन नहीं होगा. अगर इस तरह से देखा जाए तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन है. नाउ वी कैन से फर्दर the term force refers to a real or physical force that is fundamentally a two body interaction. अब ये बात बड़ी ऑब्वियस है बट इस बात को बार बार कहना जरूरी है कि जब हम फोर्स टर्म यूज करेंगे, फोर्स इसका मतलब हमारा हमेशा होगा रियल और फिजिकल फोर्स जो दो बॉडीज की म्यूचुअल इंटरेक्शन से क्रिएट होता है. क्यों? अब यहां पे एक फिक्शियस फोर्स या सीडो फोर्स आने वाला है, वो इसी बात पर डिफर करेगा कि वो टू बॉडी इंटरेक्शन का रिजल्ट नहीं होगा बट वो फोर्स जैसा ही कुछ होगा, तो हम उसको रियल फोर्स नहीं बोल के सीडो फोर्स बोल देंगे. अब देखिए हमारे पास दो टाइप के फोर्स आए, रियल फोर्स या जिसको बोले फिजिकल फोर्स और सीडो फोर्स. तो रियल फोर्स या फिजिकल फोर्स को हम सिंपली फोर्स बोलते हैं. तो फोर्स टर्म का मतलब हमेशा होगा रियल या फिजिकल फोर्स, और जहां कहीं सीडो फोर्स होगा तो उसको हम सीडो प्रीफिक्स लगा के बोलेंगे सीडो फोर्स. एन इनर्शियल फ्रेम मस्ट बी अनएक्सेलेरेटेड. अब देखिए इस रिजल्ट का एक सिंपल आउटकम है कि इनर्शियल फ्रेम अनएक्सेलेरेटेड होना चाहिए. मतलब अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसमें कोई एक्सेलरेशन एक्चुअली न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए. अब वो बॉडी अनएक्सेलेरेटेड ही ऑब्जर्व हो, इसका मतलब फ्रेम भी अनएक्सेलेरेटेड होना चाहिए. तो ये inertial frame must be unaccelerated is a natural outcome of this statement. A region of space where no force acts on a body is impossible to find, so an inertial frame. It is again very important idea कि हम ऐसा यूनिवर्स में कोई रीजन ऑफ स्पेस, ऐसा कोई हिस्सा नहीं ढूंढ सकते जिसमें कि हम कह दें कि किसी बॉडी पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है. तो एक्चुअली ट्रू इनर्शियल फ्रेम या फ्री स्पेस फाइंड करना इम्पॉसिबल है. लेकिन हमने क्या किया था कि अर्थली बॉडीज और टेरेस्ट्रियल बॉडीज की स्टडी के लिए ग्राउंड को सेटिस्फैक्टरी इनर्शियल फ्रेम अज्यूम कर लिया था. तो ऐसे ही कई सिचुएशन में हम कुछ फ्रेम्स को सेटिस्फैक्टरी इनर्शियल फ्रेम अज्यूम कर लेंगे, मतलब उनको इनर्शियल फ्रेम अज्यूम कर लेते हैं, तो हमारे ऑब्जर्व्ड रिजल्ट में कोई खास एरर नहीं आएगी. A frame attached with the ground is assumed an inertial frame to study of motion of terrestrial bodies. ये बात वापस हम कह रहे हैं कि ग्राउंड पर जो बॉडीज मूव कर रही हैं, जो हमारे आसपास बॉडीज मूव करती हैं, उनके मोशन को स्टडी करने के लिए ग्राउंड से अटैच्ड फ्रेम या जिसको हम कई बार लेबोरेटरी फ्रेम भी बोलते हैं, उसको हम सेटिस्फैक्टरी इनर्शियल फ्रेम अज्यूम कर सकते हैं. एंड व्हाई वी कैन अज्यूम इट इनर्शियल फ्रेम विल सी इन लेटर चैप्टर्स. एन इनर्शियल फ्रेम is sometimes called a Galilean reference frame या Galilean frame. कई बार inertial frame को Galilean frame भी बोल देते हैं. क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ इज वैलिड, या ये कहें कि इस फ्रेम की डेफिनेशन फर्स्ट लॉ से आई है. एंड फर्स्ट लॉ कहते रहे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बट यू नो इट वाज ओरिजिनली गिवन बाय गैलीलियो गैलीली. दैट्स व्हाई दिस नेम. इनर्शियल फ्रेम को कई बार हम गैलीलियन फ्रेम भी बोलते हैं. अब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करें. नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं? ए नॉन इनर्शियल फ्रेम इज एन एक्सेलरेटेड फ्रेम. अब देखिए अगर फ्रेम में रेफरेंस फ्रेम में एक्सेलरेशन है तो उसमें कोई भी बॉडी हो, अगर उस बॉडी में एक्चुअली कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो भी उसका एक रिलेटिव एक्सेलरेशन रिवर्स फ्रेम का अपोजिट ऑब्जर्व होगा. और अगर बॉडी में कोई एक्सेलरेशन एक्चुअली है तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स देखेंगे तो उसका एक रिलेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. जैसे फर्स्ट स्क्रीन पे जो हमारे कैरीज वाला डायग्राम था, एक्चुअली अगर हम बाहर से देखें तो बॉल में जो कैरीज का एक्सेलरेशन था वही बॉल का एक्सेलरेशन था. लेकिन अगर हम कैरीज के अंदर से देखें तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा? द बॉल इज स्टेशनरी, उसमें कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं. तो मतलब कैरीज का एक्सेलरेशन मतलब बॉल का एक्सेलरेशन कैरीज के रेस्पेक्ट में जीरो था. तो नॉन इनर्शियल फ्रेम जो एक्सेलरेटेड होगा उसमें बॉडी का एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑब्जर्व नहीं होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑब्जर्व होगा. तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू मेक सम मॉडिफिकेशन इन द न्यूटन्स लॉ. कंसिडर ए बॉडी हैविंग एन एक्सेलरेशन A relative to a non-inertial frame
दैट हैज एक्सेलेरेशन ए नॉट वेक्टर। हम मान लें एक बॉडी का एक्सेलेरेशन ए है जो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिलेटिव है और उस नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलेरेशन ए नॉट। सो हाउ वी कैन शो, जैसे ये हमने एक ऐसे नॉन इनर्शियल फ्रेम शो कर दिया एंड इसका एक्सेलेरेशन ए नॉट इधर शो कर दिया एंड सी हियर द बॉडी विच हैज एक्सेलेरेशन ए, जो ये रेड वेक्टर शो किया गया, ये एक्सेलेरेशन ए ध्यान रहे इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या देखेंगे, ये एक्सेलेरेशन रिलेटिव है प्लस ए नॉट मिलके हमें एक्सेलेरेशन जो मिलेगा वो ग्राउंड रेस्पेक्ट में होगा। एक्सेलेरेशन ऑफ दिस बॉडी रिलेटिव टू एन इनर्शियल फ्रेम इज ए प्लस ए नॉट। इनर्शियल फ्रेम इज ग्राउंड फ्रेम। तो अब देखिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में ए वेक्टर प्लस ए नॉट वेक्टर इज इक्वल टू दिस ए प्लस ए नॉट। ये जो एक्सेलेरेशन है हमें इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व होगा, जैसे ये ध्यान रहे ये रिलेटिव एक्सेलेरेशन है विद रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। दिस एक्सेलेरेशन ए प्लस ए नॉट related to an inertial frame is of particular importance or interest because from Newton's law we can predict this acceleration only. तो Newton's law से net force is equal to which acceleration, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। Newton's law से अगर अप्लाई करेंगे actual Newton's law तो हमें ये acceleration मिलेगा। Thus Newton's laws are not valid in non-inertial frame। तो Newton's law not valid means जैसा न्यूटन्स लॉ है एक्चुअली वो नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए नहीं है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए वी हैव टू मेक सम मॉडिफिकेशन। लेट अस सी व्हाट द मॉडिफिकेशंस आर। ए स्ट्रेटेजी टू अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब न्यूटन्स सेकंड लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करने के लिए हम कुछ स्ट्रेटेजी सजेस्ट करेंगे। बेसिकली देयर आर टू स्ट्रेटेजीज। One by one, let us discuss them. Consider a body under the influence of forces F1, F2, and Fi, Fn has an acceleration A relative to a non-inertial frame S that has acceleration A naught relative to an inertial frame. अब देखिए जो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसका एक्सेलेरेशन हमने ए नॉट मान लिया, किसके रेस्पेक्ट में, रिलेटेड टू नॉन इनर्शियल, सॉरी रिलेटेड टू इनर्शियल फ्रेम, और उस एस के रेस्पेक्ट में बॉडी का एक्सेलेरेशन ए है। तो बॉडी का एक्चुअल एक्सेलेरेशन क्या होगा, ए वेक्टर प्लस ए नॉट। अब न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि ये सारी फोर्सेस जो फिजिकल फोर्सेस हैं इनका सम मास इनटू द नेट एक्सेलेरेशन ए प्लस ए नॉट होना चाहिए। सो जस्ट सी दिस, ये हमने सारी फोर्सेस शो कर दिए। अब ये ए नॉट से ऑब्जर्व हो रहा है। अब इसका एक्सेलेरेशन ए जो है एम ए इफेक्टिव फोर्स इस एस जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसके रेस्पेक्ट में, और ये ए नॉट से ऑब्जर्व हो रहा है। तो ग्राउंड फ्रेम से हमें इसका एक्सेलेरेशन क्या ऑब्जर्व होगा, एम ए प्लस ए नॉट। तो जो इफेक्टिव फोर्स होना चाहिए इस पर क्या होना चाहिए ग्राउंड फ्रेम से, एम ए वैक्टर प्लस एम ए नॉट वैक्टर। तो अगर हम ग्राउंड फ्रेम से हम लॉ लिखेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेज इज इक्वल टू एम ए इंटू ए नॉट वैक्टर। The situation related to an inertial frame, real or physical forces are frame invariant, so remain unchanged। अब देखिए इसको एनालाइज करें, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखिए जैसे आपने सोचा एक्सेलेरेशन रिलेटिव होता है, वेलोसिटी रिलेटिव होती है, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव होता है, मतलब पोजीशन रिलेटिव होती है, क्या फोर्स भी रिलेटिव होता है? नो, रियल फोर्सेस आर नॉट रिलेटिव फोर्सेस, दे आर फ्रेम इनवेरिएंट। यही रियल फोर्सेस को अलग से डिफाइन करने का एक इंपॉर्टेंट रीजन था। मतलब दो बॉडी इंटरेक्शन से जो फोर्सेस क्रिएट होंगी दे आर फ्रेम इंडिपेंडेंट। सो रियल और फिजिकल फोर्सेस आर फ्रेम इनवेरिएंट, सो रिमेन अनचेंज। तो हमने जो एफबीडी बनाया उसमें सारी फोर्सेस शो कर दी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू एन इनर्शियल फ्रेम इज ए प्लस ए नॉट, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, एम ए वैक्टर प्लस एम ए नॉट वैक्टर इज इक्वल टू एम ए प्लस ए नॉट वैक्टर। जैसे बात की थी ये हमें ग्राउंड फ्रेम से या नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व होगा। सो व्हाट इक्वेशन वी कैन राइट, समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए प्लस ए नॉट वैक्टर। सो दैट इज द व्हाट, अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम यूज करना चाहें, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन मालूम है, तो उसमें न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन ये होगी। Equation of motion according to Newton's second law of the situation at hand
is F is equal to ma plus ma नॉट वेक्टर। अब देखिए इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। नाउ this idea we have used in example 8 of L21 describing a simple Atwood machine in an accelerated lift। अब देखिए इस तरह से नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसे यूज करेंगे, ये आइडिया हमने 21st लेक्चर में एग्जाम्पल 8 जिसमें हमने सिंपल एटवुड मशीन एक लिफ्ट में कंसिडर किया था एंड लिफ्ट वाज एक्सेलरेटिंग, उसमें एग्जैक्टली यही यूज किया था। अब इसको लग रहा हो कि हमने कोई खास काम नहीं किया, केवल रिलेटिव मोशन का आइडिया यूज कर लिया, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ बॉडी का एक्चुअल एक्सेलरेशन मतलब इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन देगा। अब मैं एक्सेलरेशन ए क्या मालूम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन एज अ वेक्टर ऐड कर देंगे इस ए में, तो हमें बॉडी का ए प्लस ए नॉट इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन मिल जाएगा और न्यूटन्स लॉ से यही इफेक्टिव फोर्स प्रेडिक्ट होगा। सो दिस सीम्स क्वाइट सिंपल एंड क्वाइट क्लोज टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। तो एक स्ट्रेटेजी ये है। दूसरी स्ट्रेटेजी लेट अस डिस्कस। Another strategy for Newton's second law in a non-inertial frame. What is that? The equation summation F is equal to ma vector plus ma naught vector can be rewritten. What? Summation F vector minus ma naught vector is equal to ma. अब देखिए इस टर्म को इधर ले जाए, ऐसा लिख सकते हैं। Let us have slight modification in representing the equation. Summation F plus minus a naught is equal to this. अब देखिए वैसे आप बोलेंगे ये दोनों इक्वेशन मैथमेटिकली सेम है बट इट मेक्स अ डिफरेंस। अब देखिए यहां ये हम बोलेंगे एक ये वेक्टर है जो इस वेक्टर में एडिशनल ऐड हो रहा है, तो ये जो टर्म, अब देखिए एलएचएस में सारी फोर्सेस है, तो ये जो टर्म है इसको हम अगर फोर्स जैसा मान लें, मैथमेटिकली फोर्स तो मान ही सकते हैं, और इसी को बोलेंगे सीडो फोर्स। और यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अगर ये इक्वेशन, ये जो हमने सिंपली बस इस टर्म को इधर ले गए, इतना सा मॉडिफिकेशन किया, तो एक नई टर्म आ गई यहां पे, इसको हम क्या मान लेंगे, नाम दिया इसको सीडो फोर्स। सो यू कैन सी व्हाट इज सीडो फोर्स, मास ऑफ द बॉडी इनटू रिवर्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम। So that is this again the second strategy how we can use the Newton's second law in a non-inertial frame. Very straightforward, मतलब साफ है। उस बॉडी पर लगने वाली जो एक्चुअल फोर्सेस, जो रियल फोर्सेस हैं, उनके साथ साथ उस बॉडी पर जो सीडो फोर्स लग रहा है वो अप्लाई कर दें, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड यहां एक्सेलरेशन कौन सा होगा, विद रेस्पेक्ट टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम। द सेकेंड टर्म ऑन द LHS is here of particular interest. Though it is not a physical force, yet it can be treated mathematically as a force as shown in the following modified ABD. अब देखिए वाला modified ABD क्यों, अब जब ABD बनाएंगे तो सारी फोर्सेस शो करेंगे, बट ये वेक्टर और उसमें ऐड हो जाएगा। लेट अस सी, ये हमारा जो डायग्राम था इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में सारी एक्चुअल फोर्सेस, and ma effective force with respect to non-inertial frame, and effective force due to acceleration of non-inertial frame, and that is effective force with respect to inertial frame. अब देखिए अगर इस टर्म, बेसिकली अगर देखा जाए ये जो टर्म थी हम इसको इधर ले गए, अगर इस टर्म को हम इधर ले जाएंगे तो यहां रिवर्स होकर ऐड हो जाएगी और ये केवल इतना ही एक्सेलरेशन बचेगा। लेट अस सी हाउ दिस। तो अब ये जो हमारे पास डायग्राम बचा, ये है स्ट्रेटेजी टू यूज न्यूटन सेकेंड लॉ इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। और ये टर्म, ये माइनस ma नॉट वेक्टर जो यहां ऐड हुआ, अब इसी को हम बोलेंगे इफेक्टिव फोर्स। अब देखिए यहां हमने ma नॉट लिखा है तो हमें लग रहा है ये मास इनटू एक्सेलरेशन है, बट सपोज इसकी यूनिट तो न्यूटन होगी। सपोज कि कोई यूनिट होती, मतलब कोई वैल्यू होती से 25, यहां 25 न्यूटन लिखते और ये सारी 10 न्यूटन 5 न्यूटन कुछ वैल्यूज होती, तो हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता कि विच वन इज ए सीडो फोर्स। इसलिए कहा कि सीडो फोर्स को भी हम मैथमेटिकली फोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट ए रियल फोर्स बिकॉज इट इज नॉट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय टू बॉडी इंटरेक्शन। ये तो हमें एक फॉल्स ऑब्जर्वेशन है, इसलिए इसको फिक्शियस फोर्स भी बोलते हैं, इसको फॉल्स फोर्स भी बोलते हैं, बट मोर कॉमन नेम इज सीडो फोर्स, सो विल कीप ऑन कॉलिंग सीडो फोर्स। So here summation F plus m into minus a naught vector is equal to ma vector.
So that is what here all the real forces plus pseudo force is equal to ma. This is effective force with respect to नॉन इनर्शियल फ्रेम. अब देखिए ये दूसरी स्ट्रेटेजी थी न्यूटन सेकंड लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में यूज करने की. अगर आप देखें तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी और सेकंड स्ट्रेटेजी में कोई मैथमेटिकल डिफरेंस नहीं है, ओनली एक ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस है. मतलब अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं या उसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें तो केवल यही इफेक्टिव फोर्स ऑब्जर्व होगा, और ये जो टर्म थी एज ए फोर्स ऑब्जर्व होगी, और कई बार ये हमको फिजिकली ऑब्जर्व होती है. अब देखिए जो कैरिज का हमने एग्जांपल लिया वो डायग्राम मैंने स्पेशली इंटेंशनली लिया. आप लोगों ने इस तरह से ट्रेन में कई बार जर्नी की होगी और ये जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि ट्रेन जैसे ही एक्सेलरेट हो स्टार्ट होती है तो उसमें एक्सेलेरेशन आया एंड वी फील ए बैकवर्ड पुश. ठीक वही उस बॉल के साथ हो रहा था. कैरिज आगे एक्सेट हुआ, द बॉल हैज फेल्ट ए बैकवर्ड पुश, पीछे चली गई. ऐसे ही किसी चलती गाड़ी में जब अचानक ब्रेक लगते हैं देन व्हाट वी फील ए फॉरवर्ड पुश. वो हमें फील होता है, एक्चुअली होता नहीं है. एक्चुअली होता तो क्या है कि जब बॉडी में एक्सेलेरेशन क्रिएट किया जाता है, कैरिज में मान लो एक्सेलेरेशन क्रिएट किया गया है, तो उस टाइम उससे पहले आप रेस्ट पर थे तो कैरिज एक्सेलरेटरी इंजन उसको पुल किया, लेकिन आपको तो पुल नहीं किया. तो आप ड्यू टू इनर्शिया वहीं रहना चाहेंगे, बट कैरिज आगे जाएगा, बट कैरिज का फोर्स आपकी बॉडी में ट्रांसमिट होगा, देन आप थोड़ा सा लेटर ऑन आगे जाएंगे. तो हम पहले थोड़ा पीछे रह गए फिर आगे आए, इस तरह से. तो ये फीलिंग हमें ऐसा लगता है कि हमें एक पीछे की ओर धक्का लगा. ऐसे ही ब्रेक लगते वक्त होता है. तो वो एक फॉल्स फीलिंग है, बट कई बार है मतलब एक्चुअली हमें लगता क्या है एक्चुअल फोर्स है, इसीलिए उसको फोर्स टर्म यूज कर दिया इसके साथ सीडो फोर्स. तो ये अगर आप नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हैं, आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हैं या उसमें आप उसके साथ एक्सलेट हो रहे हैं, तो आपको ये फोर्स एक्सपीरियंस भी होगा, इसीलिए इसको फोर्स टर्म दिया गया. एंड अब इसका नाम तो जिसे बात की फिक्सिशियस फोर्स भी बोल सकते हैं, कि मैथमेटिकल फोर्स भी बोल सकते हैं, फॉल्स फोर्स भी बोल सकते हैं, सीडो फोर्स भी बोला जाता है, बट मोर कॉमन नेम इज सीडो फोर्स. सो वील कीप ऑन कॉलिंग सीडो फोर्स. Pseudo force, let us define what it is. The mathematical force that is product of mass of the body and reverse acceleration of the non-inertial frame m minus a naught is known as pseudo force. So keep it clear, keep in mind pseudo force क्या होगा, बॉडी का मास into reverse acceleration of the reference frame. अब यहां एक बात नोट करने वाली बात है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आएंगी जिसमें जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसका अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्सेलेरेशन होगा. अभी तो हमने केवल ट्रांसलेशन मोशन की बात की है. जब रोटेशन प्रोड्यूस की बात करेंगे तो अगर हम रोटेटिंग फ्रेम लें तो उसके अलग अलग फ्रेम पे अलग पॉइंट पे अलग अलग एक्सेलेरेशन होगा. तो वहां सीडो फोर्स एग्जैक्टली ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे. वहां हमें dm इंटू ए, किसी बड़ी बॉडी का कोई dm जहां पे है तो वहां पे जो एक्सेलेरेशन है डीएम ए, और उसको इंटीग्रेट करेंगे तब जाके हमें एम ए नॉट आएगा. बट प्रेजेंटली वी आर डिस्कसिंग फॉर ट्रांसलेशनल मोशन ओनली. तो हम यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम भी जो हमारा नॉन शेल होगा वो ट्रांसलेशन मोशन में होगा, तो उसका हर जगह एक्सेलेरेशन सेम होगा. तो इस ट्रांसलेशन मोशन में सीडो फोर्स वी कैन टेक एम इंटू माइनस ए नॉट वैक्टर. बट कीप इन माइंड दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ सीडो फोर्स फॉर a frame which has acceleration different at different places. So for translation motion this definition is okay. The strategy, अब strategy क्या है वो तो clear हो चुकी है, एक बार उसको हम summarize कर लें. To apply Newton's second law in a non-inertial frame, apply a pseudo force on the body in addition to the physical forces and consider the acceleration of the body relative to the non-inertial frame. दिस आइडिया इज क्लियर. देखिए इसमें बॉडी पर लगने वाली सारी जो ब्लैक कलर से शो की है ये सारी फिजिकल फोर्सेस हैं, रियल फोर्सेस हैं, उनके साथ साथ हम सीडो फोर्स और शो कर दें और एक्सेलेरेशन कौन सा कंसिडर करें विद रिस्पेक्ट टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम. सो दैट अनदर स्ट्रेटेजी एंड यू कैन सी दैट इज मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू द प्रीवियस स्ट्रेटेजी. समेशन एफ आर पी इज इक्वल टू एम ए. अब आर पी जो हमने सब्सक्रिप्ट यूज किया इसका मतलब रियल एंड सीडो,
और ए क्या है, विद रेस्पेक्ट टू नॉन इनिशियल फ्रेम। सो जहां नॉन इनिशियल फ्रेम यूज करना होगा वहां न्यूटन्स सेकंड लॉ हम मॉडिफाइड फॉर्म में लिखेंगे, समेशन एफ आर पी, आर मींस रियल एज वेल एज फिजिकल फोर्सेस। Here, the LHS is net result of all the real as well as pseudo forces, and the RHS is the effective force relative to the non-inertial frame. मतलब ये जो RP है real as well as pseudo, अभी थोड़ी देर पहले मैं गलती से physical बोल गया, it is real as well as pseudo, so pseudo force. So again see here LHS is the net resultant of all the real as well as pseudo forces, and RHS is the effective force relative to the non-inertial frame. So that is second strategy. Both the strategies, equation A and equation B, are equivalent. One can't prefer over the other. So it is recommended to have equal grip on both of them. देखिए ये एक इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है आपको अननेसेसरी लगे, बट अगर न्यूटन्स लॉ को बहुत अच्छे से समझना है तो आपको दोनों में से एक स्ट्रेटजी प्रेफर नहीं करनी, आपको दोनों स्ट्रेटजीज पर इक्वल ग्रिप होना चाहिए, जब चाहे जो यूज कर लें। नॉर्मली स्टूडेंट न्यूटन्स लॉ में यही गलती करते हैं, वो एक स्ट्रेटजी यूज कर लेते हैं, विच वन, जहां नॉन इनिशियल फ्रेम आया वहां हम स्यूडो फोर्स यूज करना शुरू कर दिए। ठीक है, एट हैंड, एट फर्स्ट साइट हम अपना टाइम बचा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बट हम सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आधी कर रहे हैं। एक्चुअली हमें टाइम बचाना है एग्जाम में, एग्जाम में प्रॉब्लम हम कंफर्टेबली, क्विकली और सही कर लें, उसके लिए आपके अंडरस्टैंडिंग का बहुत कंसोलिडेट होना जरूरी है। तो जब आप सब्जेक्ट सीख रहे हैं तो उस टाइम कोई प्रेफरेंस ऑर्डर ना बनाएं कि ये मेथड अच्छा है इसको मैं नहीं सीखूंगा और ये इतना अच्छा नहीं है तो हम जो अच्छा है बस उसी को सीख लें। आपको मेथड सारे सीखने हैं, आगे जाके रियलाइज होगा कि किसी सिचुएशन में नॉन इनिशियल फ्रेम का मेथड आपको ज्यादा जल्दी क्लिक कर जाएगा, किसी सिचुएशन में इनर्शियल फ्रेम का। कई बार क्या होगा, किसी प्रॉब्लम की कोई एक एस्पेक्ट इनर्शियल फ्रेम से ज्यादा क्लियर होगा और दूसरा एस्पेक्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम से। तो जब अगर आपको दोनों फ्रेम की अप्रोच, इक्वेशन ए जो हमने इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में लिखा था एंड इक्वेशन बी जो हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, दोनों को अगर इक्वल ग्रिप होगी तो आप चीजों को ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे एंड आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा होगा, आपके प्रॉब्लम के एनालिसिस ज्यादा क्लियर होगी। न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन एन नॉन इनिशियल फ्रेम। अब नॉन इनिशियल फ्रेम में न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे अप्लाई करें, फॉर सेकेंड स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग देखिए, डिनोटिंग द एक्सेलरेशन ऑफ a non-inertial frame BA, we have to apply a pseudo force on every particle in addition to the real external forces. अब देखिए जो हमने स्ट्रेटेजी ए एक सिंगल पार्टिकल और सिस्टम दोनों के लिए, अब स्ट्रेटेजी बी जिसमें हम स्यूडो फोर्स यूज करते हैं उसको कैसे यूज करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल, वो देखिए। इसमें क्या करना होगा, हर पार्टिकल पर जो उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही है या जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनके अलावा जो उसका स्यूडो फोर्स है वो और शो करना होगा। लेट अस सी हियर, वी कंसीडर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, से m, this particle of mass m1, this particle of mass m2, this is for mass m3, that is for mass mi, ith particle, and that is for mass mn, nth particle. And we'll show the forces. Suppose here this f1 vector is the net external force on m1, say fi, net external force on the ith particle, say Fn. इन पर भी net external force होंगे, but all the vectors we are not showing for the better readability of the diagram. अब देखिए हमने एक्सेलरेशन a नॉट चॉइस किया किसका, नॉन इनिशियल फ्रेम का, तो मास इनटू a नॉट, m1 इनटू a नॉट वेक्टर रिवर्स डायरेक्शन में इसमें सीडो फोर्स लगेगा, से दिस वन। इट मींस नॉन इनिशियल फ्रेम हमारा इसके अपोजिट इधर एक्सेलरेट हो रहा होगा, तो ये सीडो फोर्स क्या आ गया m1 पर। सिमिलरली ith पार्टिकल पर माइनस mi इंटू ए नॉट एंड दिस इज माइनस mn इंटू ए नॉट। इन पर इन दोनों वेक्टर्स को शो नहीं किया, सो हाउ वी कैन राइट दिस टर्म, दैट इज f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f5 टिल सो ऑन प्लस ma m1 a नॉट माइनस प्लस m2 a नॉट माइनस एंड ऑल दिस टर्म्स। सो इन सब का टर्म क्या होगा, इनका टर्म नेट स्यूडो फोर्स, और इनका सम क्या होगा, इसका 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 नेट रियल फोर्स।
Now we put equal to sign and show effective forces on each particle with respect to the non-inertial frame under consideration. So M1A1, MIAI, MNAN. अब देखिए इन बॉडीज के एक्सीलरेशन अलग अलग ऑब्जर्व हो सकते हैं, अलग अलग होंगे. सो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड सेज समेशन एफ आई प्लस समेशन एम आई माइनस ए नॉट इज इक्वल टू समेशन एम आई आई. अब ये माइनस ए नॉट यहाँ आप माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं, बट व्हाट इट शोज मास इनटू रिवर्स एक्सीलरेशन ऑफ द नॉन एक्सियल फ्रेम. सो दिस इज नेट pseudo force, this net real force is equal to net effective force with respect to the non-inertial frame. So what we write here, summation FRP is equal to summation MIAI. Again RP means real as well as pseudo. So this is simple equation for a system of particles in non-inertial frame. और देखिए तो inertial frame जैसी ही है. इन अगर inertial frame यूज किया होता तो क्या होता, summation FR real force is equal to समेशन एम आई ए आई प्लस समेशन एम आई ए नॉट. तो समेशन एम आई ए नॉट जो टर्म थी हम उधर ले गए, माइनस में हो गई और यहाँ इस तरह से. तो इस पूरी साइड को हमने क्या बोल दिया, समेशन एफ आर पी रियल एज वेल एज pseudo इज इक्वल टू समेशन एम आई ए आई नेट इफेक्टिव फोर्स विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम. ध्यान रहे ये सारे ए आई विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम है. तो अगर आप देखिए ये अप्रोच भी मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है. बस क्या हुआ, हम जो एम ए नॉट टर्म होती थी उसको राइट हैंड साइड के बजाय अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो रिवर्स हो जाएगी और वहां जाके उसको हम pseudo force बोल देंगे. दैट इज ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्रेटजीज. द LHS इज द नेट रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल रियल फोर्सेस एज वेल एज ऑल द pseudo forces, and the RHS is the net effective force relative to the non-inertial frame. So the idea is very clear. Now, what is remaining here, अब हमें जो हमने आइडियाज डेवलप किए इनको कुछ एग्जाम्पल्स में हम प्रैक्टिस करेंगे. एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अभी तक के न्यूटन्स लॉ के आप लेक्चर्स देखे हैं आपने, तो मैंने कोई बहुत डिफिकल्ट लेवल के एग्जाम्पल्स नहीं लिए. अभी मेरा पर्पस केवल इतना सा है कि हम इन लॉज को अच्छे से समझें और किसी लॉ को अच्छे समझने के लिए हमें मॉडरेट लेवल की सिचुएशंस को डील करना होता है. क्यों, उस सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी हमें ज़्यादा अपियर ना हो, लॉ की एप्लीकेशन ज़्यादा अपियर हो. तो अभी आज भी हम कोई बहुत कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं लेंगे, लेकिन आज नॉन एक्सियल फ्रेम पूरा डिस्कस करने के बाद, आज के एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद आपको होमवर्क होगा SCV, वो कंप्लीट कर लेंगे तो आपके माइंड में कुछ डाउट होंगे, कुछ दिक्कतें होंगी. तो जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आई विल डिस्कस फ्यू मोर हायर ऑर्डर एग्जाम्पल्स, और एक दो क्लास में मैं एग्जाम्पल्स जो सिचुएशंस जो प्रॉब्लम्स होंगी उनकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता जाऊंगा. आप देखेंगे कि डिफिकल्टी लेवल तो बढ़ रहा है बट आपको डिफिकल्ट फेस नहीं होंगे अगर आपने इन सारे सिंपल्स जो 4 4 5 5 6 6 एग्जाम्पल मैं इन 2-3 न्यूटन्स लॉ के लेक्चर में लिया हूं, भले वो सिंपल हो बट उनकी एक एक बात को आप समझ लें. सो व्हाट वी टेक एग्जाम्पल 1. A sphere of mass m is suspended to the rear of a truck with a light string. If acceleration of the truck is gradually increased from 0 to a constant value, say a, the sphere settles to an angular position theta as shown in the figure. Find angle theta and tension T in the string. Say in this way. अब ये एग्जाम्पल एग्जैक्टली वही है जो हमने स्क्रीन पर लिया था. वहाँ एक कैरिज के अंदर सीलिंग से लटका हुआ था बॉल, और यहाँ भी लटका दे तो भी वही बात होती, बट ये यहाँ लटका हुआ तो अपने को बाहर दिखाई दे रहा है. अब देखिए ये ट्रक का एक्सेलरेशन हमने ग्रेजुअली बढ़ाया 0 से. ये बात ध्यान देने की. अगर ट्रक को हमने अचानक एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे देते तो बॉल पीछे तेजी स्विंग होती है और ये ऑस्किलेट करती है. तो ऑस्किलेशन का आइडिया विल डिस्कस इन लेटर SHM चैप्टर. तो अब यहाँ ऑस्किलेशन ना हो उसके लिए हमने क्या किया, एक्सेलरेशन को धीरे धीरे ग्रेजुअली मीन्स वी आर इंक्रीज टू ए इन वेरी लॉन्ग टाइम. जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा ये एंगल बढ़ता जाएगा
और जब एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट कर देंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, दैट्स व्हाई सी वी हैव सेड हियर द स्फीयर सेटल्स टू एन एंगुलर पोजीशन थीटा। अब हमें स्ट्रिंग टेंशन फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एंगल थीटा दिया हुआ है। सो व्हाट वी थिंक हियर, स्ट्रेटेजी इनर्शियल फ्रेम ग्राउंड। अब हम प्रॉब्लम्स को दोनों फ्रेम से सॉल्व करेंगे, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। सो इट यहाँ आपको एक कंपेरिजन मिलेगा, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो पहले हम नॉन इनर्शियल फ्रेम लें, सॉरी इनर्शियल फ्रेम, उसके बाद नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि दोनों फ्रेम में से इक्विवेलेंट है, कोई सा भी फ्रेम यूज करें। और इसलिए मैंने कहा था कि दोनों ही अप्रोच पर, नॉन इनर्शियल फ्रेम स्यूडो फोर्स वाली अप्रोच और इनर्शियल फ्रेम वाली अप्रोच, दोनों पर आपका इक्वल कमांड होना चाहिए। In this frame, the sphere is observed to have acceleration A equal to that of the truck under the action of two physical forces, that the gravity and the tension in the string. अब ये ग्राउंड्स देखेंगे तो आपको जितने एक्सेलरेशन से ट्रक जाता हुआ दिखाई देगा उतने एक्सेलरेशन से बॉल जाती हुई दिखाई देगी। ध्यान रहे, आप बाहर से देख रहे हैं तो बॉल भी आगे जा रही होगी, तो बॉल का एक्सेलरेशन, अभी एंगल फिक्स है तो बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा, जितना ट्रक का होगा। तो ये हमें ऑब्जर्व होगा। और बॉल पे फिजिकल फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे, टी और ग्रेविटी मतलब इसका वेट। सो लेट अस एनालाइज हियर, ये टेंशन टी, वर्टिकल से एंगल, अब देखिए ये एंगल वर्टिकल थीटा है तो ये टी तो स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा, तो ये टी का इधर वर्टिकल से एंगल थीटा होगा और ये एम जी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन इफेक्टिव फोर्स एंड दिस, सो व्हाट वी कैन राइट हियर। अब देखिए यहाँ पे फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शंस में है, तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एंड वाई को इस तरह से ओरिएंट करना होगा कि कम से कम फोर्सेस के कंपोनेंट करने पड़े या ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस एक्स एंड वाई के अलाउंग हो। तो ये ऑब्वियस है, आप देखिए ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, थर्ड फोर्स है तो एक्सिस ऐसी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ले लें, तो केवल टी को रिजोल्व करना पड़ेगा। अगर आप कोई और ओरिएंटेशन लेंगे तो आपको ज्यादा फोर्सेस रिजोल्व करनी पड़ेंगी। सो ये व्हाट वी कैन राइट हियर, ये कंपोनेंट टी साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा होगा तो एक्स कंपोनेंट एंड हियर टी कॉस थीटा वाई कंपोनेंट। सो वी राइट सिंपली न्यूटन्स सेकंड लॉ, summation fx is equal to max, summation fy is equal to may। let us see what we get। एनालिटिकल मेथड, अब देखिए हम लोगों ने इसको एनालिटिकल मेथड से भी सॉल्व किया था और ग्राफिकल मेथड तो उसको भी लेंगे। आज हम ऑलमोस्ट जितने भी पॉसिबल मेथड हमने सीखे हैं अभी तक, उन सबको जहां तक हो सकेगा यूज करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में कैसे किसी प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व करें, क्या मेथड होना चाहिए, उस अप्रोच पर आएंगे। Summation fx is equal to max means t sin theta is equal to ma. So t sin theta is equal to ma say, and for y component summation fy, अब देखिए यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, so summation fy is equal to 0. So what do we have, mg is equal to t cos theta or t cos theta is equal to mg. So we write here t cos theta is equal to mg. Now if we divide this LHS by this LHS, this RHS by this RHS, we get a result what? A is equal to G tan theta. So from the above equations, A is equal to G tan theta. So that is result. Let me call here one important. And what we can write here from this, अगर A को हम G tan theta लिख दें तो या फिर यही देख लें, T is equal to what? Mg by cos theta or Mg sec theta. So both the result we obtained by these two equations. Now, how we can solve this graphically? By graphical method means using a triangle law. Graphical method, mg vector plus t vector is equal to ma vector. Now it shows it can be solved by triangle. अब देखिए यहाँ हमने जब ग्राफिकल मेथड की बात की थी तो ये डिस्कस किया था कि जहां तीन फोर्सेस ही हों, ट्राइंगल बने, वहां इस मेथड में सिंपलिसिटी मिलेगी। तो आपको जहां तीन फोर्सेस मतलब दो फोर्स मिलके एक रिजल्टेंट दे रहे हो एम ए, या तीन फोर्सेस का सम 0 हो रहा हो, वहां एज कंपेयर टू एनालिटिकल मेथड दिस मेथड विल गिव सिंपल रिजल्ट। सो वी कैन रीड। अब देखिए एबिड, अब इसमें एबिडी बनाने की जरूरत नहीं है, हम सारी फोर्सेस का सम लें। एम जी वैक्टर वी नो स्ट्रेट डाउनवर्ड, और एम जी वैक्टर से थीटा एंगल पर टी, क्योंकि एम जी वैक्टर का जहां टिप होगा वहां टी का टेल होगा टी, एंड एम जी के टेल से हॉरिजॉन्टल इस तरफ एम ए वैक्टर. So this and this angle will be theta.
Now from this triangle you can straight forward write here MA is equal to mg tan theta or A is equal to g tan theta, and t cos theta is equal to mg, so t is equal to mg sec theta. So instead of writing two result, two equation and then solving, we can write the result directly. So this was the graphical method. जैसे अभी थोड़ी देर कहा कि आज हम जितनी भी पॉसिबल टेक्निक्स अभी तक सीखते आए थे उसमें और प्लस नॉन इनर्शियल सीडो फोर्स वाली टेक्निक, उसको पूरा सीखने के बाद हम इस अप्रोच को आने की कोशिश करेंगे कि किसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम अप्रोच क्या लें. कई बार देखेंगे कुछ हाइब्रिड अप्रोच, थोड़ा इससे थोड़ा उससे, इट विल बेटर, बट विच विल बी द बेस्ट वन, वो हम लास्ट में देखने की कोशिश करेंगे. अगेन ये बात आज कंप्लीट नहीं करेंगे, वो न्यूटन्स लॉ कंप्लीट करते करते बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपको ऑब्जर्व होंगे. तो कुछ स्ट्रेटेजीज कैसे हम चीज़ों को सिंपल कर सकते हैं मैं सजेस्ट करूंगा, और कुछ आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हो सकता है अपनी स्ट्रेटेजीज बना लें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको भी हो सकता है अपने कुछ प्रेफरेंस ऑर्डर मिले, एंड जो आपको प्रेफरेंस ऑर्डर मिलते हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होंगे. तो प्लीज़ कीप योर माइंड ओपन. इसीलिए मैंने कहा था कि सारे मेथड जब सीख रहे हो तो सीखते वक्त कोई प्रेफरेंस ना बनाए. सब कुछ सीखने के बाद अब देखिए आप यही ऑब्जर्व करेंगे कि नो मेथड इज बेटर देन अदर. हम किसी मेथड को एब्सोल्युटली दूसरे से बेटर नहीं कह सकते. बेस्ट क्या होगा, जिसका जो अच्छा हो वो चूज कर लें और हमेशा एक हाइब्रिड अप्रोच लेके चलें. सो लेट अस टेक हियर स्ट्रेटजी नॉन इनर्शियल फ्रेम, द ट्रक. नॉन इनर्शियल फ्रेम, अब एक्सीलरेटेड फ्रेम लेना है, कौन सा लें? इसमें ट्रक का फ्रेम सबसे बेस्ट होगा. क्यों? ट्रक के फ्रेम में बॉल हमें जो स्फीयर था स्टेशनरी दिखाई देगा, इक्विलिब्रियम में दिखाई देगा. इन दिस फ्रेम द स्फीयर इज ऑब्जर्व्ड स्टेशनरी, इक्विलिब्रियम under the action of two physical forces, that the gravity and the tension in the string, and a pseudo force that is product of mass of the sphere and reverse acceleration of the truck. अब देखिए हमने इस फ्रेम में बॉल स्टेशनरी ऑब्जर्व होगी, इसको हम कॉमन लैंग्वेज में इक्विलिब्रियम बोल देंगे, बट इट इज नॉट एक्चुअली इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. हाँ, इस फ्रेम में इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व हो रहा है तो हम कैन से ऑब्जर्व्ड इक्विलिब्रियम. कई बार इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोल देते हैं, बट हियर वी विल कीप ऑन सेइंग द टर्म स्टेशनरी. An element on the sphere in the frame attached with the truck. So how we apply here? ये दो फिजिकल फोर्सेस तो होंगी. अब इसमें क्या अप्रोच थी? ग्राउंड फ्रेम की अप्रोच हमने यूज कर लिया. अब स्यूडो फोर्स वाली अप्रोच यूज करेंगे. इट मीन्स in addition to all the real forces we have to apply additional pseudo force. So truck का acceleration towards right था, तो mass into reverse acceleration pseudo force होगा. So ma now truck acceleration, so ma this a यहाँ truck acceleration लिया and body is observed stationary. So ये तीनों vectors का sum 0 होगा. These two force and this is pseudo force. Now keep in mind this is not FBD. Please keep in mind strictly free body diagram is only representation of real or physical forces. अगर pseudo force शो कर दिया तो उसको free body diagram नहीं बोलते, हम बोल सकते हैं modified free body diagram. Means free body diagram modified for a non-inertial frame. तो इसका actual we cannot say it is free body diagram. Now you can see very simple. अब इसमें रेजोल्यूशन लें. अगेन यू कैन से ये दो फोर्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक थर्ड वेक्टर है, तो इन्हीं के अलाउंग एक्सिस ले लें, तो केवल इसको रिजोल्व करना होगा टी को. सो टी के कंपोनेंट एक्स में अब देखिए वाई एज इट इज, दिस इज टी साइन थीटा, दिस इज टी कॉस थीटा. सो व्हाट इज हियर एनालिटिकल मेथड. सो समेशन एफ आर पी एक्स इज इक्वल, आर पी मीन्स रियल एज वेल एज सीडो का एक्स कंपोनेंट 0 होगा बिकॉज ये स्टेशनरी ऑब्जर्व हो रहा है. तो t sin theta is equal to ma, equation 1, and summation f r p y component is equal to 0. So t cos theta is equal to mg, equation 2. और आप देखिए यही दो इक्वेशन हमें इनर्शियल फ्रेम वाले अप्रोच से मिली थी. इसलिए बात की जब हम अप्रोच की बात कर रहे थे तो कहा था कि बोथ दिस अप्रोचेस आर ऑलमोस्ट मैथमेटिकली इक्विवेलेंट.
फिजिकली मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऑब्जर्वेशन दोनों में अलग अलग टाइप से हमको ऑब्जर्व होंगे। इसमें हमें बॉल स्टेशनरी दिखाई दे रही है और ग्राउंड फ्रेम्स देख रहे थे बॉल एक्सीलरेटेड दिखाई दे रही थी, बट मैथमेटिकली वी गेट द सेम इक्वेशन। सो व्हाट यू कैन सी हियर फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2, what we get? A is equal to g tan theta and t is equal to mg sec theta. Now here we can take graphical method because again there are three vectors and their sum is 0. So what? Graphical method. Mg vector, or you can say first principle is what? Summation f rp is equal to a null vector. Means sum of all the real as well as pseudo forces is a null vector because ball is appearing stationary in this frame. So mg vector plus t vector plus minus ma vector. Why minus ma vector? Because this is ma is okay, but a की actual direction के opposite, so we can say minus ma vector equal to 0. So what we have t plus this and minus m, पहले आप देखिए ma रिजल्टेंट यहाँ था, अब minus ma यहाँ शुरू होगा और यहाँ खत्म होगा. This is minus ये hd शो कर दिया रिवर्स डायरेक्शन. So again you can get the equivalent triangle, जो साइड्स तो वही हैं. So सीधे आप देख सकते हैं ma is equal to mg tan theta, so a is equal to g tan theta, and t sec theta, t cos theta is mg, so t is equal to mg sec theta. So in this way this problem we have solved by non-inertial frame. अब देखिए दोनों अप्रोच में से आप ये नहीं कह सकते कि ट्रक फ्रेम वाले अप्रोच बेटर है और इनर्शियल फ्रेम वाले अप्रोच बेटर नहीं है. हाँ, दोनों फ्रेम से हमको सिचुएशन को समझने का एक अलग अलग नजरिया मिलता है. Example 2. A setup consists of 3 blocks A, B and C of masses 1 kg, 5 kg and 10 kg respectively, an ideal string and an ideal pulley. Assuming all the frictional and resistive forces to be negligible, find a horizontal force F applied to the block C towards the right so that block A and B do not slide on the block C. So situation is here. This. अब देखिए ब्लॉक सी इट्स मास इज 10 kg, ब्लॉक ए मास इज 1 kg, ब्लॉक बी मास इज 5 kg. अब इसको हम यहाँ से पुश कर रहे हैं एंड दिस पुश इज टुवर्ड्स राइट. अभी हमें इस हैंड से पुशिंग फोर्स एफ इतना अप्लाई करना है कि बी और ए स्लाइड ना करें. स्लाइड मीन्स अगेन आई से स्लाइडिंग का मतलब होता है रिलेटिव मोशन इन कॉन्टैक्ट. ध्यान रहे, रिलेटिव मोशन इन कॉन्टैक्ट. इट मीन्स अगर स्लाइडिंग नहीं है हो रही तो ए और बी और सी इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है. इट मीन्स तीनों का एक्सेलरेशन आइडेंटिकल होगा, इक्वल होगा, तो हम तीनों को एक सिंगल रिजिड बॉडी ट्रीट कर सकते हैं. सो लेट अस सी हाउ वी प्रोसीड इन द एनालिसिस. स्ट्रेटेजी 1, इनर्शियल फ्रेम. पहले इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे, फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे. If the block A and B do not slide on the block C, all of them must move with the same velocity and acceleration. Therefore, the system of these 3 blocks can be treated as a single rigid body. So, how we can say, external forces acting on this system are push F, weights of the block and the normal reaction on C from the ground. तो इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी हैं? ये F एंड 3 वेट्स, इसका वेट, क्योंकि ये वेट कौन ग्राउंड पुल कर रही है, ग्राउंड को हमने सिस्टम में नहीं लिया है. ऐसी ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन वो भी, तो ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी. लेट अस शो देम. NLM on the system as a single rigid body. This F 10 Newton because mass is 1 kg. Its mass is 5 kg, so 50 Newton. Its mass is 10 kg, so 100 Newton. And this G subcriminal is from ground. अब देखिए इस हमें ऑब्जर्व क्या होगा, ऑल आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन से A. सो नेट इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, मास ma इसका प्लस ma इसका प्लस ma इसका, तो मास A कॉमन आ जाएगा तो मास सम हो जाएगा कितना, 1 kg plus 5 kg plus 10 kg 16A. So actually we could have written here 1 plus 5 plus 10 in bracket into A, so 16A. So here again just see obvious choice of coordinate system, x horizontal and y vertical. So summation fx is equal to max. Fx means all the real forces. So this f,
अब देखिए एक्स डायरेक्शन में केवल सिंगल फोर्स है एफ, सो एफ इज इक्वल टू 16 ए। नाउ नो नीड टू राइट हियर इक्वेशन वाई कंपोनेंट, व्हाट, कि वाई कंपोनेंट में एक्सेलरेशन 0 था, उससे एन जी मिलेगा और एन जी हमें पूछा नहीं, मतलब एन जी कैलकुलेट करना हो तो वाई कंपोनेंट इक्वेशन लिख लीजिए, क्या, एन जी -10 -50 -100 मीन्स एन जी -160 इज इक्वल टू 0, सो एन जी इज इक्वल टू हाउ मच, 160. So in this way we could have written ng, बट यहाँ एन जी की जरूरत नहीं है। इस एन जी की जरूरत पड़ेगी व्हेन वी कैलकुलेट फ्रिक्शन। सो लेट अस सी फर्दर एनएलएम ऑन द ब्लॉक ए। अब देखिए यहाँ से हमें एफ ए मिला, हमें एफ चाहिए, अब किसी तरह से ए मिल जाए तो काम चल जाएगा। सो ब्लॉक ए पर हम एनएलएम अप्लाई करें, फिर ब्लॉक बी पे अप्लाई करेंगे जरूरत पड़ेगी तो। ए पर देखिए क्या होगा, ए पर अगर देखें तो ग्राउंड फ्रेम से क्या ऑब्जर्व होगा, फोर्सेस, एक तो टेंशन टी ऑब्वियस है, एम जी ऑब्वियस है, बट ग्राउंड फ्रेम से ब्लॉक ए टुवर्ड्स राइट एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, इट मीन्स वो एक्सेलरेशन ए हॉरिजॉन्टल दे कौन रहा होगा, ब्लॉक सी, जहां ब्लॉक ए से कॉन्टैक्ट बन रहा था ब्लॉक सी उसको पुश कर रहा है। सो वहां से एक नॉर्मल एक्शन आएगी। सो हियर टी दिस नॉर्मल एक्शन से N1, क्योंकि ये ब्लॉक सी इसको पुश कर रहा होगा तभी इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आएगा, और एम जी। मान लो आप इसको भूल जाते हैं, नहीं ध्यान आता, अब यहाँ पे आपने काइनेटिक डायग्राम बनाई, ये तो बनाएंगे, तो काइनेटिक डायग्राम आपको बता देगा कि इसके लिए कोई ना कोई फोर्स इधर होना चाहिए। अब देखिए ये एडवांटेज है काइनेटिक डायग्राम का। काइनेटिक डायग्राम कई बार आपको एफबीडी में कुछ कमी हुई उसको भी करेक्ट कर देगा। सो ये दिस, अब यहाँ पे ऑब्वियस चॉइस कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स हॉरिजॉन्टल वाई वर्टिकल। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स, व्हाट इट गिव्स, N1 इज इक्वल टू ए, equation 2, and summation Fy is equal to 0 because in y direction there is no effective force, there is no acceleration. So T is equal to 10 Newton. So equation 3. अब देखिए यहाँ से N1 हमें एक अननोन मिला, T अननोन मिला। अब देखिए एक्सेलरेशन A फाइंड करना। नाउ वी थिंक ऑफ ब्लॉक B, तो वहाँ टेंशन T लग रहा होगा और उससे एक्सेलरेशन मिल सकता है, कि ब्लॉक B को अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो ब्लॉक B पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स होगा, स्ट्रिंग टेंशन टी। सो लेट अस कंसीडर एनएलएम ऑन द ब्लॉक बी। सो दिस टेंशन टी N2 normal action from the top of the block C and its weight 50 Newton. All the forces we have shown, real forces equal to kinetic diagram, that is 5 into A. अब यहाँ देखिए ये जो 5A इफेक्टिव फोर्स T क्रिएट कर रहा है, तो हमें इसी इक्वेशन से काम चल जाएगा, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स। सो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स, व्हाट यू कैन राइट हियर, टी इज इक्वल टू 5A, एंड हियर नो नीड टू राइट इक्वेशन इन वाई कंपोनेंट, बिकॉज हमें 1, 3 और 4 को देखें तो हमारी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो गई, तो हमें इस इक्वेशन की जरूरत नहीं है। सो व्हाट यू कैन सी फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, व्हाट वी गेट, this 5A is equal to 10, so A is equal to 2 meter per second square. Now recall the equation 1, what it was, F is equal to 16A, so 16 into 2, 32 Newton. On substitution of the above result in equation 1, we get F is equal to 32 Newton. So that was the idea, and here we have to consider all the 3 bodies separately, मतलब या तो तीनों बॉडी को सेपरेट ले लेते बट सिस्टम ले लेते। अब हमने तीनों बॉडी को सेपरेटली क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर बॉडी सी की बात करते, लेट अस कम हियर अगेन ऑन द सी, तो सी पर अगर देखिए ये जो इस इमेज देखो सी ऐसा था, यहाँ एक पुली थी, तो एक टी यहाँ कंसिडर करना पड़ता है, एक टी यहाँ करना पड़ता है, एक यहाँ से N1 करना पड़ता है, यहाँ से N2, तो सी पर ज़्यादा फोर्सेस होती है। सिस्टम लेने से क्या हुआ, अननेसेसरी जो इंटरनल फोर्सेस थी उनको हमें कंसिडर नहीं करना पड़ता। बट अगर आप एनएलएम ऑन सी अप्लाई करें, एनएलएम ऑन ए अप्लाई करें, एनएलएम ऑन बी अप्लाई करें, आई विल लेट यू, मैं आपको इसके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप सी पर अकेले एनएलएम अप्लाई करें, ए पर अकेले करें और बी पर अकेले करें, तो भी आपके आंसर ही आएंगे। बट उससे हम सी को एनएलएम अप्लाई करने के बजाय पूरा सिस्टम ले लिया, थोड़ी सी सिंपलिसिटी मिल गई। मैं इसलिए कह रहा था कि जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे एक हाइब्रिड अप्रोच, कब कहाँ कौन सा हिस्सा यूज कर लेंगे इस मेथड का, उससे हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन को थोड़ा थोड़ा सिंपल करते जाएंगे, अल्टीमेटली विल कम ऑन ग्रेट सिंपलिसिटी। नाउ वी डिस्कस द सेम प्रॉब्लम विद द अप्रोच ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब सीडो फोर्स।
अब नॉन इनिशियल फ्रेम में एक डिफिकल्टी सबसे पहले आएगी कि हम नॉन इनिशियल फ्रेम कौन सा चूज करें। अभी तो हम ब्लॉक सी यूज कर लें, बट लेटर ऑन वी डिस्कस द मेथड हाउ टू सेलेक्ट इन पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम। तो ब्लॉक सी को हमने क्यों चूज किया कि ब्लॉक सी ले सकते हैं, ब्लॉक ए ले सकते हैं, ब्लॉक बी ले सकते हैं, क्योंकि इन सब के एक्सेलेरेशन सेम है। या तो ब्लॉक सी बोल दें या हम बोल दें हमने एक ऐसा नॉन इनिशियल फ्रेम यूज किया जो एक्सेलेरेशन ए से टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो भी बात इक्विवेलेंट है। बट यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए हमने ब्लॉक सी ले लिया। इन दिस फ्रेम both the blocks A and B are observed stationary in equilibrium। अब यहां पे हमने इक्विलिब्रियम मतलब एक कॉमन लैंग्वेज में इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, बट इट इज नॉट इक्विलिब्रियम, स्टेशनरी अंडर द एक्शन ऑफ ए pseudo force that is product of mass of the block and reverse axis of truck in addition to the respective physical forces। अब इन दोनों ब्लॉक्स पे हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें। एनएलएम ऑन द होल सिस्टम, पहले पूरे सिस्टम पे देख लें। तो पूरे सिस्टम देखें तो पूरा सिस्टम के हर बॉडी ए से एक्सेट हो रही है, तो सब पे एक्सलेशन ए वाला ही हमने रेफरेंस फ्रेम लिया है नॉन इनिशियल। तो हर बॉडी पे उसका मास इनटू ए रिवर्स डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स अप्लाई कर देंगे। सो हियर पूरा सिस्टम की बात की तो इंटरनल फोर्स शो करने की जरूरत नहीं है, विल शो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस ऑल द स्यूडो फोर्सेस। सो एक्सटर्नल फोर्स एफ, एक्सटर्नल फोर्स दिस वेट, external force this weight, external force this weight, and external force ng this। So all the real external forces we have shown. Now we show all the pseudo forces. This A, 1 into A, this 5 into A, this 10 into A। So all the pseudo forces we have shown। और इस फ्रेम में ये हर बॉडी इक्विलिब्रियम में दिखाई, मतलब स्टेशनरी दिखाई देगी। So all the sum will be 0। Obvious choice of reference frame is x horizontal and y vertical। So what we can write first, all the blocks and hence the whole system is observed stationary in the frame of the block C under the action of all the physical as well as the pseudo forces। So what we can write here, summation f rp x component 0। So x में अगर देखें फोर्स क्या है, f this। So what we get here, f minus this equal to 0, or f is equal to this plus this, and you can see 5a plus 10a plus a 16a। So f is equal to 16, there is 10a minus 5a minus a equal to 0, means f is equal to 16a। The same equation we obtained what we have got earlier। So अब देखिए इसमें हम 16 आ गया। अगर a फाइंड करना है तो हम a और b ब्लॉक पे अगेन ट्रक सी का फ्रेम ले लें, या ब्लॉक ए कर लें तो ब्लॉक ए का फ्रेम ले लें, ब्लॉक बी या ब्लॉक बी का फ्रेम ले लें, या ए एक्सलेशन से एक्सलेट हुआ फ्रेम ले लें, बात एक ही है। तो हम इन दोनों ब्लॉक्स ए और बी पर नॉन इनिशियल फ्रेम जो हमने चूज किया है उसमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। नाउ वी अप्लाई एनएलएम ऑन द ब्लॉक्स ए एंड बी इन द नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ द ब्लॉक सी। So NLM on the block A, so what we show all the real forces as well as the pseudo force on the block A. Real force T, N1 and 10, and this reverse direction 1 into A, and its sum will be 0। So summation F RPX real as well as pseudo is equal to 0 means x मिलेंगे तो N1 is equal to A आएगा। So the same equation we obtained earlier, f rpy is equal to 0। So what we have, T is equal to 10 Newton, the same equation we obtained earlier। Now we apply an element on block B in the frame of block C, तो उस पर भी 5a pseudo force additional apply करना पड़ेगा in addition to all the real forces। So an element on the block B, पहले हम real forces की बात कर लें। द डिस्टेंशन टी स्ट्रिंग इधर से पुल कर रही थी, एक यहाँ से N2 था, इसका वेट 50 और 5a इन दैट डायरेक्शन अपोजिट दिस, एंड अंडर ऑल दीज वेक्टर्स इट विल अपीयर स्टेशनरी दिस रियल फोर्स एंड स्यूडो फोर्स। सो स्यूडो फोर्स को भी मैथमेटिकली फोर्स लेना हम कह सकते हैं। अंडर ऑल दीज real as well as pseudo forces the block B will appear stationary from the frame of reference of the block C। So here summation f rpx is equal to 0, so t is equal to 5a। अब
अगेन हम इससे सॉल्यूशन कर सकते हैं. हियर no need to write equation for the y component again. From equation 3 and 4, mathematics is again the same. So 3 and 4 अगर देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 3t is equal to 10 and t is equal to 5a. So 10 is equal to 5a, a is equal to 2 meter per second square. Now substitute in the first equation. On substitution of the above result in the equation 1, we get F is equal to 32 Newton. So that was idea. You can see, चाहे आप नॉन इनिशियल फ्रेम यूज करें चाहे इनिशियल फ्रेम यूज करें, methods are almost equivalent mathematically. Example 3. In the setup shown, mass of the block A is m and mass of the wedge B is capital M. There is no friction anywhere. Find the minimum horizontal push by the hand so that the block A does not slide on block B. So this setup is given. ये wedge B है. वैसे अगर हम छोड़ देंगे तो अगर ये हाथ से इसको रोक नहीं रखा होता है, पुश नहीं रखा होता, तो ये इधर आता और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन बी पर लगती है उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से बी इधर जाता, तो वो एक मोशन होता है. वी विल एनालाइज दैट वन आल्सो. बट हियर हमें इस हाथ से इतना फोर्स लगाना है कि ब्लॉक ए रुका रहे with respect to block B. Does not slide means there must be no relative motion between B and A. Sliding means relative motion in contact. तो अब देखिए जैसे इस पर फोर्स लगाएंगे द होल सिस्टम विल एक्सेलरेट. ये जितना एक्सेलरेशन ए होना चाहिए उसका ही ए इतना होना चाहिए. क्या कहा, नो स्लाइड मीन्स देयर इज नो रिलेटिव मोशन. तो जो एक्सेलरेशन बी का होगा वही एक्सेलरेशन ए का होगा. सो व्हाट वी थिंक हियर, स्ट्रेटेजी इनर्शियल फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम की बात करें. द ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज, दैट इज देयर इज नो रिलेटिव मोशन between them. Therefore, both of them can be considered as a single rigid body moving with the same horizontal acceleration, say A, towards the right due to horizontal push F as shown in the figure. अब देखिए हमने फिगर में शो कर दें, ये इससे पुश लग रहा होगा F, अब इससे इसका एक्शन A, इसका एक्सेलेरेशन A, ऐसा ऑब्जर्व होगा. अभी हमें ग्राउंड फ्रेम से ऐसा ऑब्जर्व होगा बिल्कुल. तो अब इसको अप्लाई कर लें. अब पहले सिस्टम पे हमने क्यों बात की, क्यों ये इंटरनल फोर्स जो एन होगा शायद उसकी जरूरत ना पड़े, बट सी हियर एनएलएम ऑन द एंटायर सिस्टम ए एंड बी रिलेटिव टू द ग्राउंड. सो दिस, अब पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन से होंगी, एक तो पुश एफ, दोनों ब्लॉक के वेट और ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक सी. दिस इनके बीच की नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल फोर्सेज, सो नो नीड टू शो, इज इक्वल टू total effective force small m plus capital M into A. This now obvious choice of coordinate system orientation is x horizontal and y vertical because all the forces are in vertical and horizontal directions. So what we can write here, summation fx is equal to ma. We are using ground frame approach, so we write fx. अगर pseudo force non inertial frame use कर रहे हो तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट डालते rp, real as well as pseudo. So f is equal to m plus m into A. This equation. Here is no need to write equation for y component because ng की हमें जरूरत नहीं है. अब देखिए हमें ब्लॉक ए की स्लाइडिंग रोकनी है तो ब्लॉक ए पर ही कंसंट्रेट करेंगे. एनएलएम ऑन द ब्लॉक ए रिलेटिव टू द ग्राउंड, तो ब्लॉक ए पर ग्राउंड रेस्पेक्ट में देखें तो केवल रियल फोर्सेस शो करनी इज इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स. सो रियल फोर्स कौन कौन सी है, तो उसका वेट एंड वेज की इंक्लाइंड सरफेस से नॉर्मल एक्शन से एन. द ब्लॉक ए हैज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस दैट आर इट्स वेट एंड द नॉर्मल रिएक्शन एन फ्रॉम द वेज. सो वी कैन ड्रॉ द एबीडी. ब्लॉक जैसा था वैसा बना लिया. दिस एन एंड ये एन वर्टिकल से थीटा एंगल पे होगा एंड इसी के अलोंग एम जी दिस वे. अब ये दो फोर्सेस हैं इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन स्मॉल एम. अब यहां अगर देखें तो अगेन जस्ट सी हाउ वी ओरिएंट द कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिएंटेशन सोच के डिसाइड करें. देखो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट मोर देन 90% प्रॉब्लम्स यू हैव टू ओरिएंट और योर कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग एक्स एंड वाई. तो वहां अगर आप बिना सोचे अप्लाई करते जाएंगे तो जहां सोचना पड़ेगा वहां आप सोच नहीं पाएंगे. अब बाई हैबिचुअल फैक्ट एक्स हॉरिजॉन्टल एंड वाई वर्टिकल ले लेंगे और वहां सूटेबल नहीं होगा.
तो हर प्रॉब्लम में आप देखें वाई वी ओरिएंट द कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्यों हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह से ओरिएंट करना है कि मैक्सिमम वेक्टर एलएचएस और आरएचएस के दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्सिस के अलोंग आए। यहाँ 3 वेक्टर हैं, अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेंगे तो ये 2 वेक्टर अलोंग द एक्सिस हो जाएंगे, केवल एक को रिजोल्व करना होगा। सो दिस, सो एन कंपोनेंट कर दिए, एक्स कंपोनेंट एन साइन थीटा एंड वाई कंपोनेंट एन कॉस थीटा। नो नीड टू एक्सप्लेन व्हाई इट इज एन साइन थीटा एंड व्हाई इट इज एन कॉस थीटा। So summation fx is equal to mx. So n sin theta is equal to ma. And summation fy is equal to 0. So what we have? N cos theta is equal to mg. N cos theta is equal to mg. So from these two results, what you can write here, if you divide them, what you get here? A is equal to g tan theta. From equation 2 and 3, we get A is equal to g tan theta. Substitute this value of the acceleration in the first equation. So what we get? F is equal to m plus ma. ये फर्स्ट इक्वेशन थी, a की जगह रख दिया हमने g tan theta. So F is equal to m plus ma g tan theta. So this is the आंसर। इतना फोर्स अगर हम अप्लाई कर दें तो ये ब्लॉक A स्लाइड नहीं करेगा वेज B की इंक्लाइन सरफेस पर। अब इसी सिचुएशन को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम यूज करें। अगेन विच नॉन इनर्शियल फ्रेम वी सजेस्ट, तो यहाँ पे आप बिना सोच समझे वेज का नॉन इनर्शियल फ्रेम ले लेंगे, क्योंकि उसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में ब्लॉक ए स्टेशनरी दिखाई देगा। सो वी हैव सेलेक्टेड हियर नॉन इनर्शियल फ्रेम वेज बी। बट हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा लें, इतना ईजी नहीं होगा। अभी तो अब मैं उन सिचुएशंस को ले रहा हूँ, या मोस्टली आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम की वो सिचुएशन ऑब्जर्व होंगी जिसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्वियसली आप ले जाएंगे। जो लेना होगा आपको वो ऑब्वियस बिना सोच समझे अपीयर हो जाएगा। बट देयर मे बी सम सिचुएशंस वेयर वी हैव टू सेलेक्ट द नॉन इनर्शियल फ्रेम पर्टिकुलर। तो अब इसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम भी हम ब्लॉक वेज बी क्यों ले रहे हैं वो देखें, क्योंकि वेज बी में वेज बी एज वेल एज ब्लॉक ए दोनों स्टेशनरी दिखाई देंगे, सबसे सिंपल एनालिसिस आएगी, इसलिए वेज बी का फ्रेम हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम लिया। Now again, the block A does not slide on the wedge B. That is, there is no relative motion between them. So we assume that both of them are moving with the same horizontal acceleration, say A, towards the right, related to the ground. ऐसा हुआ। तो जो पहले सोचा था एच डी हमने यहाँ जैसी दिस वे। तो अब ये देखिए, ये हमने पुरानी जो अप्रोच थी उसका अंडरस्टैंडिंग वही लेनी पड़ी। अब ये मत सोचें कि नॉन इनर्शियल फ्रेम्स जाएंगे तो आपको शायद सोचना कम रहे, ऐसा नहीं होगा। आपको सारी बातें सोचनी पड़ेंगी, बट इक्वेशंस का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग हुआ। क्या एम ए वेक्टर जो हम राइट हैंड साइड में लिखते थे वो एल एच एस साइड में रिवर्स करके लिखना पड़ेगा, एंड उसको वहां सीडो फोर्स बोल देंगे। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू अप्रोचेस। एनएलएम ऑन द सिस्टम ऑफ ए एंड बी, क्यों सबका एक्सीलेरेशन सेम है तो सिंगल रिजिड बॉडी ले सकते हैं। सो द सिस्टम विल बी ऑब्जर्व्ड स्टेशनरी in this frame. So here we have shown the system and external forces कौन कौन सी होंगी। एक तो हाथ का पुश F, इसका वेट स्मॉल mg, वेज का वेट कैपिटल mg, एंड नॉर्मल एक्शन फ्रॉम द ग्राउंड उसको हम ng बोलते हैं। So F स्मॉल mg, कैपिटल mg एंड दिस नॉर्मल एक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, एंड इन सब के रियल फोर्सेस शो कर दी हमने एक्सटर्नल। अब सारी सीडो फोर्सेस शो करें, small ma towards left and capital Ma towards left. Now all the real as well as pseudo forces we have shown, and in this frame the entire system is appearing stationary, so there is no need to write put equal to sign 0. So अब coordinate system again horizontal vertical, so x direction की forces लें, summation rpx, rp means real as well as pseudo, x is equal to 0. So F is equal to this plus this, or F minus Ma minus capital Ma 0, or transpose करें, you'll get the equation F minus M plus Ma is equal to 0. So F is equal to M plus Ma. The same equation we obtained earlier. Now NLM on the block A. Block A पर NLM apply करें, will be observed stationary in the frame of block B. So can be treated as if it were in equilibrium. अब यहाँ देखिए, so it can be treated as if it were in equilibrium. Actually it is not in equilibrium. तो हमने या तो स्टेशनरी बोल दें या बोल दें it will be
इट कैन बी ट्रीटेड एज इफ इन इज इन इक्विलिब्रियम, हम आगे से स्टेशनरी बोल दिया करेंगे, या इस सिचुएशन को कई बार इक्विलिब्रियम बोल देंगे एक कॉमन लैंग्वेज में। तो वहां इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब है उसको इक्विलिब्रियम जैसा मान रहे हैं, बट वो इक्विलिब्रियम एक्चुअली है नहीं बाय डेफिनेशन। सो व्हाट वी टेक हियर, इस पे रियल एज वेल एज सारी सीडो फोर्स शो करनी। तो रियल फोर्स कौन कौन सी, इसका वेट mg और नॉर्मल एक्शन फ्रॉम द वेज से n। सो n एंड ये एंगल थीटा पे होगा और ये mg और ma वेक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट दिस। इन सब के एक्शन में ये स्टेशनरी ऑब्जर्व होगा, इन सब का सम 0। अगेन फोर्स से रिजोल्व करें तो अगर x हॉरिजॉन्टल y वर्टिकल लेना तो केवल n के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। सो n sin थीटा एंड n cos थीटा। सो समेशन f rp x इज इक्वल टू 0। So n sin theta is equal to ma. Again, summation f rp y is equal to 0. So n cos theta is equal to ng. अब देखिए पुरानी अप्रोच जो हमने इनर्शियल फ्रेम यूज किया था और नॉन इनर्शियल, दोनों से हमको एक जैसी इक्वेशन मिली। नाउ वी कैन सी, इनको सॉल्व करेंगे रिजल्ट वही आएगा। वी गेट द सेम रिजल्ट, सेम इक्वेशन, सो सेम रिजल्ट। We get the same equation as in the previous method, so we'll get the same result. So I'm not writing a result. Let us come on next example. Example 4. अब इसी example को थोड़ा सा modify करें. In the setup shown, mass of the block A is small m, mass of the block wedge B is capital M. There is no friction anywhere. Find the mass of the block C so that when system is released, the block A does not slide on the block B. Without diagram we cannot understand here. So this is situation. अब देखिए जो पुराना सिस्टम था A और B का वही था। अब यहाँ पे हमने हाथ से पुश न लगा के यहाँ रस्सी से एक ब्लॉक C लटका दिया। ये पुली है, पुली आइडियल, रस्सी आइडियल, क्योंकि इनके बारे में कुछ नहीं किया है तो उनको आइडियल लेना है। अब ये ब्लॉक C के वेट के कारण इधर एक्सलेट होगा, तो ब्लॉक C के वेट के कारण इनमें इतना एक्सलेशन आना चाहिए कि ये ब्लॉक A स्लाइड ना करे। अब स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, रिलेटिव मोशन। ब्लॉक ए बी पर स्लाइड नहीं करे तो ब्लॉक ए और बी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। मतलब ब्लॉक बी ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, और आप यहां देख सकते हैं उतना ही मॉडुलस का एक्सेलरेशन सी में डाउनवर्ड होगा। मतलब सी अगर ए से नीचे एक्सेलेट हो रहा है तो बी ए से इधर एक्सेलेट हो और ए से इधर एक्सेलेट हो तो हम बोलेंगे ए इस पर स्लाइड नहीं कर रहा है। ना सी ये जो हमने अभी तक बात देखी पिछली प्रॉब्लम में, ए और बी का एक्सेलरेशन सेम होगा, या ए बी का एक्सेलरेशन सेम होगा टुवर्ड्स राइट एंड सी का एक्सेलरेशन मॉडुलस वही होगा डाउनवर्ड। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट रिलेशन बोल सकते हैं, बट ऐसे कांस्टेंट रिलेशन हैं कि जिनको हमने ऑब्वियसली बिना सोचे समझे लिख लिया। कई सिचुएशन में आपको इस टाइप की जो इंट्यूटिव रिजल्ट होते हैं उनसे प्रॉब्लम को स्टार्ट करने में मदद मिलेगी, या बिना उनके हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप की इंट्यूटिव बातों को सीखना, मतलब समझना सीखें, कैसे हम पहुंचेंगे उस बात पे ध्यान दें। बिकॉज जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स के हायर ऑर्डर में जाएंगे इक्वेशन बनाना बिल्कुल ऐसा ही होगा। बट ये जो इंट्यूटिव बातें जिसमें जो इसमें लिया कि इतना एक्सेलरेशन ए इधर होना चाहिए, उसका ए इधर होना चाहिए, उसका ए इधर, इस टाइप की जो डिसीजन होते हैं इंट्यूटिव डिसीजन, उनकी क्वांटिटी या उनका नंबर बढ़ता जाएगा और प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। एंड नेक्स्ट क्लास में जब मैं कुछ और बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स की बात करूंगा, उनमें अगर आप देखेंगे तो केवल इसी टाइप की थिंकिंग बढ़ेगी। सो हाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। कांस्टेंट रिलेशन, जो मैंने कहा कि किसको कांस्टेंट रिलेशन बोलेंगे। एज द ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ऑन बी, ऑल द बॉडीज मूव विद द सेम एक्सेलरेशन मॉडुलाई से ए। सेम एक्सेलरेशन मॉडुलस के सेम एक्सेलरेशन नहीं बोला क्योंकि डायरेक्शंस अलग अलग हैं, इनके एक्सेलरेशन के मॉडुलस सेम होंगे। हाउ अब ट्रांसमिशन ऑफ स्ट्रिंग टेंशन, अब स्ट्रिंग और पुली आ जाए तो हाँ पहला काम एक करते थे, पहले कंस्टेंट सोचने के बाद फिर ट्रांसमिशन ऑफ स्ट्रिंग टेंशन। सो प्लीज कीप योर स्टेप्स इंटैक्ट। सो यहाँ टेंशन टी डेवलप होगा, यहाँ टी होगा, पुली की इस तरफ भी टी होगा और यहाँ भी टी होगा। ये दोनों काम, इट मीन्स ये टेंशन टी इस सिस्टम को पुल कर रही होगी। स्ट्रेटेजी फर्स्ट, इनर्शियल फ्रेम ग्राउंड। अब देखिए ये जो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है यहाँ से यहाँ तक की, ये चाहे आप इनर्शियल फ्रेम यूज करें चाहे नॉन इनर्शियल, दोनों में अप्लाई होगी। सो अब इनर्शियल फ्रेम ग्राउंड ले लें, तो ग्राउंड में हम एनएलएम ऑन द सिस्टम ए एंड बी रिलेटेड टू द ग्राउंड, क्योंकि इन दोनों के एक्सेलरेशन सेम है, इनको सिंगल रिजिड बॉडी ले सकते हैं।
पहले ये ले लें। सो व्हाट इज ये सिस्टम, इस पे कौन कौन सी एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी? एक तो स्ट्रिंग टेंशन टी, दोनों के वेट एंड ग्राउंड से या इस फ्लोर से नॉर्मल एक्शन एन जी। सो एम जी, कैपिटल एम जी, एन जी एंड टेंशन टी, दिस इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए। दिस एक्सलेशन ए मान लिया हमने। सो अगेन हमें एन जी की जरूरत नहीं है, सो वाई डायरेक्शन वाली इक्वेशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल एक्स वाली। सो एक्स में क्या लिखेंगे? टी इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए, सिंगल इक्वेशन की। सो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स, व्हाट इट गिव्स? टी इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए, से इक्वेशन नंबर 1. Now we concentrate on block A and block C. An element on the block C related to the ground. अब block C पे देखें, उसका weight and T upward लग रहा है. So C का that is T upward and mcg, and this is having acceleration A downward, so इसका effective force होगा mca downward. Again यहाँ पे coordinate system x and y horizontal vertical, तो y वाली equation लिखनी है केवल. So what we can write here, summation fy is equal to may. So we can write here mcg minus t is equal to mc into a. So mcg minus t is equal to mc into a, equation number 2. So we have a and t, two unknown. Basically in this equation, how many unknowns were there? a and t तो हमको appear हो रहे हैं. mc एक unknown और है जो हमें फाइंड करना है, तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए, इंडिपेंडेंट इक्वेशन. सो लेट अस अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन ब्लॉक ए, कि ब्लॉक ए की स्लाइडिंग रोकने वाली कंडीशन देखनी थी. तो ब्लॉक ए की स्लाइडिंग बी पे क्यों रुकी हुई है? ओनली अंडर द एक्शन ऑफ टू रियल फोर्सेस, वेट ऑफ द ब्लॉक ए एंड द नॉर्मल एक्शन फ्रॉम द इंक्लाइंड फेस ऑफ द वेज. लेट अस सी हाउ इट इज हैपनिंग. An element on the block A related to the ground. So block A, that is n, ये vertical angle theta होगा, and here mg and equal to small m into a, this. Now here we have to orient axis x horizontal and y vertical, obviously. So this so component n sin theta and this component n cos theta. So summation fx is equal to mx, what it gives? N sin theta is equal to ma. Summation fy is equal to 0, so what it gives? May's value will be 0. So n cos theta is equal to mg. N cos theta is equal to mg. From these two equations, we can write here a is equal to g tan theta. Now we call this equation 3. अब देखिए 1, 2, 3 से a सब्स्टिट्यूट कर देंगे. T unknown है. Now we can find mcg. So how we'll solve these three equations? I'm not writing here that algebra. I'm leaving that for you. So from equation 1, 2 and 3, what we get? mc is equal to capital M plus small m upon cot theta minus 1. So ये idea था. Now we'll apply this non-inertial frame approach on the same problem. Strategy, non-inertial frame. अब नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा लें? वेज बी और ब्लॉक ए के लिए हम वेज बी का फ्रेम ले लें, और सी के लिए हम सी का फ्रेम ले लें. Element on the system A and B related to the frame having acceleration same as the block A and wedge B. तो वेज B का फ्रेम ले सकते हैं, वेज A का फ्रेम ले सकते हैं, या हम तीसरा फ्रेम ले सकते हैं जो इनके एक्सेलेरेशन चल रहा हो, या हम कहते हैं वेज B का फ्रेम ले लिया हमने. सो इसमें सारी रियल फोर्सेस शो करेंगे. रियल फोर्सेस कौन कौन सी? टेंशन टी, वेट ऑफ दिस ब्लॉक ए, वेट ऑफ ब्लॉक बी, नॉर्मल एक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, एंड उसके बाद सारी सूडो फोर्सेस एम स्मॉल एम में दिस वे, कैपिटल एम में दिस वे. लेट अस शो ऑल देम. टी, स्मॉल एम जी, कैपिटल एम जी, एन जी, एंड नाउ सूडो फोर्स स्मॉल एम में एंड कैपिटल एम में, these two pseudo force, and in this frame the entire system is appearing stationary. आप सोचिए, आप बी के फ्रेम में होते, मतलब बी के साथ साथ चल रहे हो, तो बी रुका हुआ दिखाई था, ए भी रुका हुआ दिखाई था, तो वही स्टेशनरी बोल रहे हैं यहाँ पे. सो व्हाट वी हैव हियर, अगेन सारी फोर्सेस आप देखें तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो समेशन एफ आर पी एक्स इज इक्वल टू 0. सो टी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. नो नीड टू राइट वाई डायरेक्शन इक्वेशन. अगेन देखिए तो इसमें भी पहली इक्वेशन हमें वही मिली.
Now NLM on the block C related to the frame attached with C, कि उस फ्रेम में सी स्टेशन दिखाई देगा, सब सिंपल इक्वेशन आएंगी। तो सी पर उसका रियल फोर्सेस, इसका वेट, टेंशन टी और इफेक्टिव फोर्स एम सी ए अपवर्ड, सो टी एम जी एंड एम सी ए अपवर्ड, दैट इज स्यूडो फोर्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस फ्रेम में सी स्टेशन दिखाई देगा। तो एफ आर पी वाई इज इक्वल टू जीरो, सो व्हाट वी हैव टी प्लस एम सी ए इज इक्वल टू एम सी जी और टी इज इक्वल टू एम सी जी माइनस एम सी ए, T plus MCA is equal to MCG, equation number 2. Now we, अब देखिए यहाँ पे T unknown, A unknown, MC equation unknown, so we need one more independent equation, so let us apply Newton's law on block A, और उसके लिए हम वेज B का फ्रेम ले लें या ब्लॉक A का फ्रेम ले लें या एक्सेलरेशन A से टुवर्ड्स राइट जाता हुआ फ्रेम ले लें, तीनों बातें इक्विवेलेंट हैं। So NLM on the block A relative to the frame attached with A, यहाँ सिंपलिस्टिकली अटैच विद A बोल दिया। अक्सर हम किसी एक बॉडी को अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम अप्लाई करना होगा तो उसमें उसी बॉडी से अटैच फ्रेम ले लेंगे तो सिचुएशन ज़्यादा सिंपल होगी। सो दिस एंड नॉर्मलाइजेशन फ्रॉम द इंक्लाइन फेस ऑफ द वेज, सो ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे होगा, एम जी ये दोनों रियल फोर्सेस एंड दिस सीडो फोर्स, एंड इन सबका सम जीरो होगा। सो एक्स वाई कंपोनेंट दैट इज एन साइन थीटा एन कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट ऑफ एन, सो समेशन एफ आर पी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स, ये जीरो होगा। सो व्हाट वी राइट हियर एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, एंड समेशन एफ आर पी वाई इज इक्वल टू जीरो, वैसे यहाँ पे एम ए वाई लिखिए बट इट विल बी जीरो बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन। सो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, and from these two equations what you can write here, A is equal to g tan theta. From above two equations A is equal to g tan theta. Now you see we have got the same equations, so इनको solve करेंगे we will get the same result. So from equation 1, 2 and 3 we get MC is equal to capital M plus small m upon cot theta minus 1, so that we got. Now we are coming on some important in present. Which frame is better, an inertial one or a non-inertial one? अभी तक जो हमने बात देखी कि हमें ऐसा नहीं लगा कि हम ये नहीं कह सकते विच फ्रेम इज बेटर, बट दोनों से सिचुएशन को अलग अलग तरह से सोचने का मौका मिल रहा है हमें, तो ये हमें सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। इसलिए मैंने कहा था कि दोनों अप्रोचेस पर इक्वल ग्रिप करें, लेकिन लेटर ऑन क्या होगा, कभी की सिचुएशन का कोई एस्पेक्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम से आपको इजीली लगेगा एनालाइज करना और कभी इनर्शियल फ्रेम से, तो हम कभी एक हाइब्रिड अप्रोच प्रेफर करेंगे। किसी प्रॉब्लम में किसी बात के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम यूज कर लेंगे, किसी के लिए इनर्शियल फ्रेम यूज कर लेंगे, या हो सकता है कभी किसी प्रॉब्लम में इनर्शियल फ्रेम अच्छा लगे वो यूज कर लेंगे। सो यू मस्ट बी इक्वली कंफर्टेबल इन बोथ द फ्रेम्स, बट लेट अस सी हियर फ्रॉम प्रीवियस एग्जांपल it is obviously clear that both the frames, though provide different observations, yet yield the same equations. Thus, they are mathematically equivalent in use. So, which frame is better? This matter becomes now of a personal choice. अब देखिए दोनों अप्रोच से इक्वेशन सेम आ रही हैं, तो अब इनमें से बेटर कौन सा होगा ये कहना मुश्किल है कि दोनों मैथमेटिकली इक्विवेलेंट हैं। तो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक हमारी पर्सनल चॉइस का है। हो सकता है किसी को नॉन इनर्शियल फ्रेम की अप्रोच बेटर लगे, किसी को इनर्शियल फ्रेम की। कई बार ऐसा भी होता है कि अब यहाँ हम दोनों अप्रोच को पैरेलल लेके चले हैं, बट यूजुअली स्टूडेंट्स को एक अप्रोच बता दिया था कि ये वाली अप्रोच यूज करें। तो हो सकता है किसी, अगर आप मान लो आप लोगों ने नॉन इनर्शियल फ्रेम की अप्रोच सीख रखी तो आपको वो ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि उसको आपने ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है। बट व्हाट आई सजेस्ट यू, ट्राई टू, अगर आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम की अप्रोच को ज़्यादा बेटर यूज़ किया हुआ है, ज़्यादा बार यूज़ किया हुआ है, तो इनर्शियल फ्रेम की अप्रोच को भी देखिए, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम जो न्यूटन्स लॉ एज इट इज़ है उस तरह से हमें सोचने को दिखाता है। मतलब ये हमारी जो लॉ की नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है उसकी ज़्यादा क्लोज है इनर्शियल फ्रेम की अप्रोच। नॉन इनर्शियल फ्रेम की अप्रोच इज समवॉट आर्टिफिशियल, क्योंकि हमें उसमें न्यूटन्स लॉ को मॉडिफाई भी करना होता है। हाउएवर
The use of inertial frame is more close to our intuitive understanding of the situation at hand as an observer, as well as it does not demand any modification in the law of physics. So it is recommended to follow the approach of inertial frame. अब देखिए मैंने कहा इट इज रिकमेंडेड मीन्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनर्शियल फ्रेम को आपको नहीं सीखना, आपको ये थोड़ी देर पहले ये बताया कि दोनों अप्रोच को इक्वल ग्रिप होना चाहिए, बट जहां तक हो सके आप इनर्शियल फ्रेम के अप्रोच को प्रेफरेंस दें, क्योंकि इस फ्रेम में हमें लॉ को मॉडिफाई नहीं करना होता। और जैसा हम एज ए ग्राउंड ऑब्जर्वर, मतलब आप देखिए आप किसी भी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे होंगे तो आप तो उसमें आप चेयर पे बैठे हैं तो आपको मेंटल उस सिचुएशन की पिक्चर बन रही होगी, तो आप एज ए इनर्शियल ऑब्जर्वर ही उसको देख रहे हैं। तो आप जो पहली आपकी अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन की है वो एज ए इनर्शियल ऑब्जर्वर ही है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, उसी अप्रोच को बेटर यूज करें। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हियर इट इज रिकमेंडेड टू फॉलो द अप्रोच ऑफ इनर्शियल फ्रेम बिकॉज इट इज मोर क्लोज टू आवर इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एट हैंड। क्यों? क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करने से पहले आप उसको मेंटली ऑब्जर्व करेंगे, तो आप उसको एज ए एक्शन, मतलब आप तो ऐसे सोचेंगे से आप ग्राउंड बैठे हो चेयर पे देख रहे हो, तो आप उस टाइम इनिशियली इनिशियल ऑब्जर्वर ही होंगे, तो आपको अपना फ्रेम बदलने की जरूरत नहीं जब तक बहुत ज्यादा अर्जेंसी ना आ जाए। सो एज फार एज द चॉइस ऑफ सिंपलेस्ट मेथड इज कंसर्न, मेकिंग यूज ऑफ सम practice based observations and proper use of graphical method may serve better। तो अभी देखो क्या होगा कि धीरे धीरे मैं आपको सिंपलिसिटी की तरफ ले जाऊंगा कि कौन सी अप्रोच बेटर होगी, बट एट प्रेजेंट जितनी क्वेश्चंस हमने अभी तक किए उनमें से कुछ प्रैक्टिस बेस्ड ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, उनको सीधे यूज कर लें, उनके लिए इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी रस्सी से कोई ब्लॉक लटका हुआ है, स्टेशनरी है, तो उस ब्लॉक रस्सी में टेंशन ब्लॉक का वेट होगा, बट एक्सलेट हो रहा है तो बात अलग है। तो ऐसे कई ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ मैं अभी डिस्कस करूंगा, तो उन ऑब्जर्वेशंस को रिजल्ट को हम सीधे यूज कर लें और जहां तक हो सके ग्राफिकल मेथड यूज करें तो आपको सबसे बेटर मेथड मिलेगा। सो हाउ विल सी लेटर ऑन, लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस बेस्ड ऑब्जर्वेशंस। दिस इज इलस्ट्रेटेड एज एन अल्टरनेट सॉल्यूशन ऑफ द प्रीवियस एग्जांपल। आगे हम प्रैक्टिस बेस्ड ऑब्जर्वेशंस भी लेंगे और ग्राफिकल मेथड भी यूज करेंगे, तो जो हमने एग्जांपल 4 लिया है वो कैसे सिंपल हो और सिंपलेस्ट हो जाएगा उसकी बात देखेंगे। ए कॉमन प्रैक्टिस बेस्ड ऑब्जर्वेशन। अब देखिए ये जो बात डिस्कस कर रहा हूं ये आपको बहुत बार काम आएगी, तो उसको अच्छे समझ लें और ऐसे सिचुएशन में बिना इक्वेशन बनाए सीधे रिजल्ट लिखेंगे। व्हाट द सिचुएशन इज, इन सिचुएशंस वेयर two or more bodies are connected one after the other with taut strings such that all of them have equal moduli of accelerations parallel to the connected strings. The acceleration modulus is given by the equation. मतलब ध्यान से पढ़ें वापस। In situation where two or more bodies are connected one after other with taut strings such that all of them have equal moduli of accelerations parallel to the connected strings। मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें एक बॉडी के बाद दूसरी बॉडी फिर तीसरी बॉडी एक के बाद एक रस्सियों से कनेक्ट हो और सारी रस्सियां टॉट हो और उन सारी बॉडीज के एक्सेलरेशंस उनसे जो कनेक्टेड स्ट्रिंग्स है उन्हीं के पैरेलल हो, तो उन सिचुएशन में एक्सेलरेशन बहुत आसानी से ले सकते हैं एंड दैट इज A is equal to net external force along the strings upon total mass of the connected bodies। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग्स वो देखेंगे, मतलब हो सकता है एक्सटर्नल फोर्स किसी डायरेक्शन में हो बट उनके कंपोनेंट हम अलोंग द स्ट्रिंग्स लेंगे। बट लेट अस सी द सिचुएशन वन बाय वन। से दिस वन, ये क्वेश्चन हमने लिया था। अब ये इस पर हमने दो फोर्स F1 F2 मान लिया, सबके एक्सेलरेशन, मगर F2 को बड़ा मान लिया, सब इधर एक्सेलरेट होंगे। अब यहाँ फ्रिक्शन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों बॉडीज वन आफ्टर द अदर स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, इन सब के एक्सेलरेशन कनेक्टेड स्ट्रिंग्स के अलोंग है और स्ट्रिंग के अलोंग नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, इन F2 और F1 का डिफरेंस, ये mg नॉर्मल काउंट ही नहीं होंगे। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, A इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स F2 माइनस F1 अपॉन टोटल मास ma प्लस mb प्लस mc। सो A इज इक्वल टू F2 माइनस F1 अपॉन ma प्लस mb प्लस mc।
अब पूरे सिस्टम पर अगर आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें यू गेट द सेम रिजल्ट। सो दैट वाज द सिचुएशन। सो इसमें आप सीधे रिजल्ट लिख सकते थे। नाउ लेट अस सी सिंपल एटवुड मशीन, ये इस टाइप से, यहां ये दोनों ब्लॉक एक के बाद एक रस्से से कनेक्ट हैं, और जब सिस्टम को रिलीज करेंगे तो एक ऊपर जाएगा नीचे आएगा, लेकिन दोनों के एक्सीलरेशन कनेक्टेड स्ट्रिंग के अलोंग ही है, तो यहां एक आइडिया एप्लीकेबल होगा। तो अब नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग लेंगे। सो व्हाट mg अलोंग द स्ट्रिंग मींस ये mg अलोंग द स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग की अपोजिट है, तो m2g माइनस m1g नेट फोर्स होगा। यहां ध्यान दें, जैसे यहां पे स्ट्रिंग के एक तरफ डायरेक्शन को प्लस मान लिया, दूसरे को माइनस मान लिया। अब यहां पे ये मत देखें दोनों डाउनवर्ड हैं तो प्लस होंगे। ये फोर्स F2 अगर A को हेल्प कर रहा है स्ट्रिंग के इस तरफ है तो दूसरा स्ट्रिंग के इस तरफ है, तो ऐसे ही m2g स्ट्रिंग में इधर है तो ये स्ट्रिंग के अपोजिट टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2 विल बी एक्सीलरेशन। सो जस्ट सी हियर A will be m2 minus m1g upon m1 plus m2 एंड सिंपल एटवुड मशीन में ये एक्सीलरेशन हमने दो इक्वेशन बनाने के बाद निकाला था, और नाउ वी कैन राइट इट डायरेक्टली। लेट अस सी अनदर सिचुएशन। अब देखिए हमने क्या किया, ये ब्लॉक लिया, ये दो पुलिस है, इसको अलग अप्लाई कर दिया। यहां भी एक के बाद एक ए बी सी स्ट्रिंग में कनेक्ट हैं, सारी स्ट्रिंग टॉट हैं, लेकिन सिस्टम को रिलीज करेंगे, मान लो सी थोड़ा बड़ा दिखा है, मतलब सी का वेट ज्यादा है, तो ये सी नीचे जाएगा, बी इधर जाएगा, ए उधर जाएगा, और तीनों के एक्सीलरेशन मॉड्यूलस सेम होंगे और वो स्ट्रिंग के कनेक्टेड स्ट्रिंग के पैरेलल होंगे। तो ये बी से दो स्ट्रिंग कनेक्ट है तो दोनों के पैरेलल एक्सीलरेशन होगा। तो यहां भी सिचुएशन लगा सकते हैं। तो अगर यहां देखें नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा, अलोंग द स्ट्रिंग इसका वेट और ये नॉर्मल काउंट नहीं होगी, mcg माइनस ma, mcg a को हेल्प कर रहा है, mag अपोज कर रहा है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, mc माइनस mag अपॉन टोटल मास ma प्लस mb प्लस mc। सो दिस a you can see, so a is equal to mc minus ma into g upon ma plus mb plus mc, that is what। अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, इसको मैं इंक्लाइन प्लेन ले लेता हूं। देखो यहां पे mg का कोई कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग नहीं था, बट जैसे ये इंक्लाइन प्लेन पे आया, इस b के वेट का एक कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग हो जाएगा, तो उसको काउंट करना पड़ेगा। सो ये mag mcg एंड ये mbg साइन थीटा, ये कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग है, और ये जो mbg कॉस थीटा होता है स्ट्रिंग के कंपोनेंट पैरेलल नहीं होता, उसको काउंट करने की जरूरत नहीं थी। अब हम mcg को ज्यादा बड़ा मान लें, तो सपोज ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, सो दिस एंड दिस। अब सारे एक्सीलरेशन भी कनेक्टेड स्ट्रिंग्स के पैरेलल हैं, तो आप देखिए इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जो a की डायरेक्शन में है वो फोर्स, और जो a के अपोजिट है उनको माइनस कर दें, तो mcg माइनस mag माइनस mbg साइन थीटा, सो mc माइनस ma माइनस mb साइन थीटा इंटू g नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास ma प्लस mb प्लस mc। सो a is equal to mc माइनस ma माइनस mb साइन थीटा अपॉन टोटल मास ma प्लस mb प्लस mc। अब देखिए इन सिचुएशंस को जहां आए आप ये रिजल्ट सीधे लिख देंगे तो आपने बहुत बड़ा काम बचा लिया। नाउ अब ये अप्रोच प्लस ग्राफिकल, अभी प्रैक्टिस बेस्ड ऑब्जर्वेशन में मैं ये ऑब्जर्वेशन आपको बोलूंगा, प्रैक्टिस बेस्ड ऑब्जर्वेशन, तो मैंने कई एग्जांपल साथ में डिस्कस किए, तो ये ऑब्जर्वेशंस और ग्राफिकल मेथड को अडॉप्ट करते हैं, तो एग्जांपल 4 कैसे सिंप्लीफाई होगा उसको देखते हैं। So alternate method for the example 4. All the blocks have equal modulus of acceleration, all parallel to the connected strings. Say this, mcg, a. So what will be a? Net external force along the string. So this mcg, इसके किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का इधर कंपोनेंट नहीं, तो नेट फोर्स का mcg अपॉन टोटल मास। सो वी कनेक्टेड a is equal to net external force along the strings upon total mass of all the connected bodies. So mcg upon m plus mc, this equation। अब देखिए बहुत आसानी से हम ये लिख पाए। Now NLM on the block A, कि ब्लॉक A की स्लाइडिंग रोकनी है एंड यूज ग्राफिकल मेथड। तो A पर क्या था, mg प्लस n इज इक्वल टू ma, क्योंकि इस पे mg लग रहा है और n इधर और इक्वल टू m है। So we draw here mg
then an angle theta, and this is MA. So what you can write here, A is equal to G tan theta. So now substitute the value of A here, G and G will cancel, you will find MCG. From equation 1 and 2, we get MC is equal to M plus M upon cot theta minus 1. Now you see, very simple. Now in this way, as we proceed further, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे कई ऑब्जर्वेशंस ऐड होते जाएंगे और इस टाइप के प्रैक्टिस बेस्ड ऑब्जर्वेशंस से हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ज़्यादा सिंपल कर सकते हैं रादर देन ये कहना कि यहाँ हम नॉन इनिशियल फ्रेम यूज करें या इनिशियल फ्रेम, और यूज ऑफ नॉन इनिशियल फ्रेम और इनिशियल फ्रेम एज सच अभी तक हमारे लिए इक्विवेलेंट है, बट लेटर कुछ स्पेशल सिचुएशन आएंगी जहां में पर्टिकुलर फ्रेम ही हमारे लिए यूज होगा। अभी फ्रेम कैसे सेलेक्ट करेंगे उस बात की गाइडलाइन पे मैं नहीं आ रहा हूं, क्योंकि उस गाइडलाइन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट कई सारी सिचुएशंस हमारे सामने आ चुकी होंगी, कई बार हम कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस चुके होंगे, तब आप फ्रेम सेलेक्ट किस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करते हैं उन चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि सारी डिफिकल्टीज जब आपके साथ होंगी तब उनको रिमूव कैसे किया जाए समझ पाएंगे। तो आज की बात को हम यही कंक्लूड करते हैं एंड लेट अस डिस्कस अबाउट द होम असाइनमेंट। पहला, एज यूजुअल आज लेक्चर में जितनी बातें हुई उन सबको आपको प्रॉपरली रिवाइज करना है। रिवाइज ऑल द आइडियाज कवर्ड टुडे इन दिस लेक्चर एंड प्रैक्टिस ऑल द एग्जाम्पल्स। अब देखिए, मैं आपको बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं कि चीजों को ये मत सोचें कि मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन डिस्कस किया, बट उन सिंपल क्वेश्चन के सहारे सब्जेक्ट की बहुत इंट्रिकेट बातों को डिस्कस किया है। अगर आपको ये सारी छोटी छोटी बातें क्लियर हैं, जैसा मैंने पहले कहा, नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ बहुत अच्छी एडवांस लेवल पर, मतलब एडवांस एग्जाम नहीं, बहुत डिफिकल्ट टाइप की प्रॉब्लम्स लेना चाहता हूं। आप देखेंगे उन सारी प्रॉब्लम्स को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे अगर आपको ये सारी बातें ध्यान है। इट मीन्स सब्जेक्ट सीखना हो तो उसके लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं, पहले उन बातों को सीखें। डोंट सीधे डिफिकल्ट प्रॉब्लम पे जंप ना करें। एंड व्हाट इज द होमवर्क? एससीवी चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसको कंप्लीट कर लें। देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स आर रिमेनिंग, शायद हमने 37 तक कर लिया था, 42 प्रॉब्लम है, तो देयर जो प्रॉब्लम बची उनको सॉल्व कर लें, कंप्लीट कर लें। एंड वी विल डिस्कस फ्यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम पाथफाइंडर इन द नेक्स्ट लेक्चर टू कंसोलिडेट योर थिंकिंग। अब देखिए, हम हर चैप्टर के लास्ट में कुछ एग्जाम्पल पाथफाइंडर से एंड कुछ और डिफरेंट बुक्स से जो बहुत डिफिकल्ट समझाती हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और ये आप रियलाइज करेंगे कि वो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने अभी तक की सारी बातों को ढंग समझा है। हाँ, नेक्स्ट क्लास में जो हम उस टाइप के क्वेश्चंस लेंगे उनमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, उसके बाद हम फ्रिक्शन की बात शुरू करेंगे। So thanks for patient listening. We'll meet in the next class. I am never content until I have conceived a model of what I am studying. If I succeed in making one, I understand, otherwise I do not. Sir Lord Kelvin.